हाँ जी, तो आज हम इंडियन इकोनॉमी में 11th और 12th लेक्चर पढ़ेंगे। 11th लेक्चर है इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, अवसंरचना और निवेश, और 12th लेक्चर है सर्विस और ई कॉमर्स। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है आपसे, जैसे ही आपका इकोनॉमिक्स का लेक्चर कंप्लीट हो, जैसे मान लो ये लेक्चर ले रहा हूँ, जैसे लेक्चर कंप्लीट हो आप कमेंट कर दिया करो डन नेक्स्ट लेक्चर प्लीज। उससे क्या है, मेरे ऊपर भी थोड़ा कंपल्सन आ जाता है, प्रेशर आ जाता है कि आपने लेक्चर कंप्लीट कर लिया, मुझे नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। 200-300 ऐसे कमेंट आ जाते हैं तो फिर मैं बाकी चीजों को साइड में रख के फिर इकोनॉमिक्स का जो लेक्चर है वो प्रायोरिटी पे आ जाता है, क्योंकि काम बहुत सारे चल रहे होते हैं। अब फिर ऐसा होता है कि जैसे 2-3 दिन में 5-6 हजार व्यूज आ जाते हैं अपने इस पे वीडियो पे। अब 5-6 हजार में मान लो 20-30 ही कमेंट कर रहे हैं, तो फिर वो मोरल प्रेशर नहीं आता उतना। तो जितना ज्यादा आप कमेंट करोगे इस चीज को लेके, नेक्स्ट लेक्चर को लेके, तो मैं उतने जल्दी लाने की उसका कोशिश करूंगा। बाकी अब ज्यादा लेक्चर बचे नहीं है, अपन खत्म कर देंगे। तो देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, इसमें प्री और मेंस दोनों में इंपॉर्टेंट है। प्री में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है वो मैं आपको अलग से बता दूंगा लेक्चर के टाइम पे, क्योंकि आप अभी प्री ओरिएंटेड हो, मुझे पता है। लेकिन अपन मेंस का भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, मोटा मोटा डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। प्री का अपन ज्यादा इंपॉर्टेंटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सब कुछ सही चल रहा है? हाँ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है भाई? जो भी हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं जो हमें फ्यूचर में रिटर्न देता है, ठीक है, जो इकोनॉमी को फंक्शन और ग्रो करने में मदद करता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने रोड बना दी, पुलिया बना दी, रेल लाइन बिछा दी, आपने एयरपोर्ट बना दिया, ये सब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके अलावा कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक, जैसे शिक्षा पे आपने निवेश किया, शिक्षा पे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। जैसे आप मान लो एक क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड आपने लगा दिया, वो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। वो आपने एक बिल्डिंग बना दी सरकारी स्कूल की, वो क्या हो गया? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। हेल्थ में मान लो आप एक्सरे या एमआरआई की मशीन ले आए, तो वो एक तरीके से उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। आपने बिल्डिंग खड़ी कर दी हॉस्पिटल की, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इसे बोलते हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे यूपीआई हो गया, भारत नेट वगैरह हो गया, और लास्ट में फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, आरबीआई हो गया, जीएसटी नेटवर्क जो हो गया, ये सब फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। अब आरबीआई की एक रिपोर्ट बोलती है कि यदि आप ₹1 इन्वेस्ट करते हो ना इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जीडीपी को 2.5 से ₹3.5 का फायदा देता है। कैसे भाई? जैसे मान लो आपने एक टनल बना दी, अब वो टनल से क्या होगा? आपने वो ₹1 में, मान लो 500 करोड़ में वो टनल बनाई आपने, ठीक है। अब 500 करोड़ में टनल बनाने से क्या होगा? आवाजाही जो है, जो एक से दूसरे स्थान पर जाने की जो सुगमता है वो बढ़ेगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा उस टनल से, एक से दूसरे राज्य में इंटरस्टेट ट्रेड बढ़ेगा। इससे क्या होगा? अल्टीमेटली जीडीपी को फायदा होगा, क्योंकि उत्पादन होगा तो बेचना होगा उसको। अब जीडीपी क्या होता है? किसी भी देश में वस्तु और सेवाओं का फाइनल मूल्य। जब आवाजाही सुगम हो जाती है ना, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, तो उत्पादन में वृद्धि होना लाजमी है, क्योंकि जो भी उत्पादन होगा उसकी बिक्री ज्यादा होगी। तो इस प्रकार से ₹1 जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो 2.5 से ₹3.5 का फायदा होता है जीडीपी को। कंप्लीट क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे। प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट कुछ कुछ फैक्ट्स होते हैं, वो अपने को याद रखने, बाकी मोटा मोटा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सिविल एविएशन, एक मिनट, ठीक है। सिविल एविएशन, इंडिया हैज इमर्ज एज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट। अब तीनों की अपने को रैंकिंग पता होनी चाहिए। देखो, रोड के अंदर हम दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क है हमारे पास रोड का, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में यदि हम अलग अलग देशों में रोड को कंपेयर करें, तो नेटवर्क जो सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा यूएसए में, सेकंड में हम रोड में इंडिया ही आता है, ठीक है। रेलवे में हम यदि बात करें तो रेलवे फोर्थ लार्जेस्ट है अपना, और सिविल एविएशन की अपन बात करें तो अपना थर्ड लार्जेस्ट सिविल एविएशन का मार्केट है, ठीक है। ठीक है साहब। विमेन कॉन्स्टिट्यूटिंग 50% ऑफ द कंट्रीज पायलट, 100 पायलट यदि इंडिया में हैं जो विमान चला रहे हैं, उनमें से 15 महिलाएं हैं। द नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स इंक्रीज फ्रॉम 74 टू 164, ठीक है। 2014 से कंपेयर कर रहे हैं। क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट गवर्नमेंट ला रही है। तो इकोनॉमिक सर्वे के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वगैरह होते हैं, वो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, तो वो यूजुअली पिछली गवर्नमेंट से कंपेयर करते हैं आज की गवर्नमेंट को। तो ये 2014 में देखो 74 एयरपोर्ट थे, मोदी गवर्नमेंट आई और 164 एयरपोर्ट कर दिए 2025 तक। तो इस तरीके की बातें करते हैं, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इंडिया करंटली ऑपरेट्स 0.11 एयरपोर्ट्स पर मिलियन पीपल। यूएसए में यही 10 लाख लोगों पर कितने एयरपोर्ट है? अपने 0.1 एयरपोर्ट है लगभग। लेकिन यही 10 लाख लोगों पर यूएसए में कितने? 47 एयरपोर्ट है। ऑफ कोर्स डेवलप्ड कंट्री है, इतने सालों से वहां पे तो विमान वाली सेवाएं चल रही है, तो वहां तो हो गई होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा आप हिंदी में पढ़ लेना। प्रमुख पहले कौन कौन सी? उड़ान है, उड़े देश का आम नागरिक। अब इसमें मोटे मोटे 2-4 फैक्ट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हालांकि पुरानी हो गई स्कीम, लेकिन फिर भी पता होनी चाहिए कि भाई
टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के बीच में हवाई संपर्क को मजबूत करता है। टीयर 1 के बारे में बात नहीं कर रहा। टीयर 2 और टीयर 3, जैसे टीयर 3 हो गया जैसे अजमेर किशनगढ़ हो गया, उदयपुर हो गया, बीकानेर हो गया, टीयर 3 हो गया। टीयर 2 जैसे जयपुर वगैरह हो गए। इस तरीके के जो सिटीज है उनको कनेक्ट करता है। इसमें किराया फिक्स है कि भाई 500 किलोमीटर की दूरी के लिए फिक्स्ड विंग विमान वो होते हैं, जैसे एक तो होता है रोटेट करता है जैसे हेलीकॉप्टर वगैरह। फिक्स्ड विंग विमान होते हैं ना, जैसे एयरपोर्ट पे खड़े रहते हैं वो। इन विमानों का 500 किलोमीटर और 1 घंटे की दूरी में जो किराया है वो 2500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कुल मिला के इस स्कीम के द्वारा मिडिल क्लास को भी बैठने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि यार ज्यादा यदि 10,000 रुपये किराया होगा तो मिडिल क्लास कैसे जा पाएगी। तो उसके लिए लाया गया है। आगामी 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को इस योजना के दायरे में लाना है। ठीक है साहब। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा नीति आई है। डिजिटल और तकनीकी पहले आई है ना, जैसे एयरपोर्ट पे एंट्री के लिए अब डिजी लॉकर वगैरह से आपके डॉक्यूमेंट्स डायरेक्ट वेरीफाई हो जाते हैं और टाइम नहीं लगता। ड्रोन नियम में उदारीकरण है। पहले ड्रोन्स के जो नियम थे बहुत कंस्ट्रेंट थे कि आप यहाँ नहीं उड़ा सकते, ऐसे और वैसे और वैसे। उनमें थोड़ा सा लिबरलाइजेशन आया। भारतीय वायुयान विधेयक 2024 आया। पहले जो वायुयान विधेयक जो इंडिया में जो सिविल एविएशन जो सेंट्रल था वो किससे रेगुलेटेड होता था? 1934 का विमान अधिनियम एक्ट है, वहां से रेगुलेट होता था। अब इतना पुराना कोई कानून है तो उसमें तो खामियां होगी। भाई 1934 में कोई अंग्रेजों के जमाने का कोई कानून बनाया तो उस टाइम तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा नहीं होगा, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है। तो अब नए जमाने के हिसाब से कानून आना चाहिए, तो उसके लिए भारतीय वायुयान विधेयक 2024 लाया गया। तो ये सब मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बस ये उड़ान स्कीम है जो थोड़ा बहुत प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सड़कें और राजमार्ग की बात करें तो दुनिया में भारत का सेकंड स्थान है रोड नेटवर्क में। दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क, पहला कौन है? यूएसए, अपने देख लिया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 10,000 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के कुल सड़क नेटवर्क का सिर्फ 2% है, लेकिन 40% यातायात का वहन करते हैं। आप देखो इस देश में बहुत टाइप की सड़कें, रोडें, जैसे नेशनल हाईवे हो गया, एक्सप्रेस वे हो गए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गई, स्टेट हाईवे हो गए, ऐसे बहुत सारे रोड है। यदि हम पूरा देखें, जैसे मान लो 100 किलोमीटर रोड है टोटल अलग अलग मिला के, उनमें से सिर्फ 2 किलोमीटर ही नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि रोड का नेटवर्क इतना बिछा हुआ है तो यदि उनसे कंपेयर करें तो सिर्फ 2% ही नेशनल हाईवे। लेकिन ये नेशनल हाईवे 40% यातायात का वहन करते हैं। मोस्टली जो ट्रक वगैरह जाते हैं, गाड़ियां जाती है, नेशनल हाईवे से ही जाती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 2% है, लेकिन यातायात वहन कितना करते हैं? जो ट्रैफिक है इनमें 40% होता है। ठीक है। अब अलग अलग सरकारी पहले हाई स्पीड कॉरिडोर विकास। ठीक है। हाई स्पीड कॉरिडोर में क्या होता है कि भाई जैसे उसमें नॉर्मल उसमें उतरने का नहीं होता, जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, इसमें आप कहीं भी उतर नहीं सकते, फिक्स एंट्री और एग्जिट पॉइंट होते हैं। उसमें गाड़ी स्पीड चलती है 120, 150, 200 स्पीड से गाड़ियां चलती है। शहरी भीड़ भाड़ नियंत्रण, जो भी सिटीज जिनकी 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या है उनके बाहर रिंग रोड निकाल दी। जैसे जयपुर के बाहर रिंग रोड है ना, वैसे आजकल तो छोटी छोटी सिटीज के बाहर भी रिंग रोड वगैरह होने लग गई। नागौर के बाहर रिंग रोड आ गई है शायद, तो इसके बीकानेर, जोधपुर के बाहर रिंग रोड्स, तो इस तरीके से रिंग रोड्स लाई जा रही है। आर्थिक नोड कनेक्टिविटी, अब देखो जो सड़कें होती है वो एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए यूज होती है, लेकिन एक इंडस्ट्रियल एरिया से दूसरे इंडस्ट्रियल एरिया को भी तो कनेक्ट करने के लिए सड़कें होनी चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल जो रेवाड़ी वाला इंडस्ट्रियल एरिया है, ये नीमराना वाला इंडस्ट्रियल एरिया है, उसको मान लो सीतापुरा जो इंडस्ट्रियल एरिया इससे कनेक्ट करना है, तो इसके लिए एक डेडिकेटेड रोड बना दी। तो आर्थिक जो क्षेत्र है उनको कनेक्ट करने के लिए भी रोड, आर्थिक नोड कनेक्टिविटी होगी। परियोजना पाइपलाइन, इसमें भाई पीपीपी मोड पे रोड वगैरह बनेगी। जितने भी आजकल नेशनल हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, वो पीपीपी मोड पे ही बनते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अभी डिटेल में अपन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आगे पढ़ेंगे। प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है। पीएम जनमन, ये इंपॉर्टेंट है। पीएम जनमन किसके लिए है? आदिवासियों के लिए। यहाँ पे और भी बहुत सारी स्कीम्स है इसके अंदर, लेकिन 8,000 किलोमीटर रोड सड़क निर्माण का लक्ष्य है। कितना गोल है? 8,000 किलोमीटर ऑफ रोड टू बी कंस्ट्रक्टेड इन ट्राइबल एरियाज। ठीक है। और उसमें भी विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के लिए पीवीटीजी। आपको पता है जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स होते हैं उनके कुछ कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होनी चाहिए, उनकी जो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए वो प्री एग्रीकल्चर एरा की होनी चाहिए, वो ह्यूमन सेटलमेंट से, जो नॉर्मल ह्यूमन सेटलमेंट से कटे हुए होने चाहिए। तो ये सब क्राइटेरियाज होते हैं। तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में ही अपने को पता है, और राजस्थान में कौन है? सहरिया जो जनजाति है वो पीवीटी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में आता है। तो ऐसे जो रीजन है उनको कनेक्ट करने के लिए रोड बनाई जा रही है पीएम जनमन के अंदर। ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 4th चरण चल रहा है। उसमें 25,000 जो सड़क विहीन बस्तियों को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। ये सितंबर 2024 से चालू किया गया है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तो 2000 से चल रही है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम से। उनके दो सबसे महत्वपूर्ण फ्लैगशिप स्कीम थी, एक तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और एक स्कूल चले हम सर्व शिक्षा अभियान वाला, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, तो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या, चतुर्भुज मतलब चार, तो मतलब 4 सिटीज को जोड़ रही है, बड़ी बड़ी 4 महानगर कौन से, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया और मुंबई हो गया, इन चारों को जोड़ा जा रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज में, ठीक है साहब। इसका सबसे लंबा खंड कोलकाता से चेन्नई है, ये देखो, ये कोलकाता हो गया और ये चेन्नई हो गया। तो यदि हम चारों की लंबाई हम देखें ना इनकी, तो सबसे लंबा कौन सा है, कोलकाता से चेन्नई वाला, ये वाला है। तो ये एमसीक्यू वगैरह में पूछा गया है पीवाईक्यू में, इसलिए मैंने ये फैक्ट डाल दिया। स्वर्णिम चतुर्भुज में सबसे लंबा कौन सा है, कोलकाता से चेन्नई वाला, ठीक है। उसके अलावा उत्तर दक्षिण गलियारा एक पूर्व पश्चिम गलियारा है। अब देखो मैं बताता हूँ, जैसे अपन यहीं पे देख लेते हैं, हाँ हेलो हेलो, हाँ जैसे मान लो ये इंडिया है, सही बन गया क्या, हाँ मोटा मोटा बन गया, ठीक है। तो एक तो है ये उत्तर दक्षिण गलियारा जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ रहा है, एक ये पूर्व पश्चिम गलियारा है, ये इस तरीके से। तो एक तो अपने को ध्यान रखना है कि ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, ये झांसी में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है प्री में, कहाँ पे कट रही है, झांसी में कट रहे हैं। और इसकी लेंथ की बात करें तो किसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ ज्यादा है। देखो पूर्व पश्चिम गलियारा, इसकी लंबाई, अच्छा उत्तर दक्षिण की ज्यादा है, ठीक है। इसकी लंबाई लगभग 4000 किलोमीटर है, उत्तर दक्षिण की लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ कम है, और ये झांसी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ये तो अपने को याद रह जाएगा, सीधा सीधा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। ये असम में सिलचर है, उसको पोरबंदर से जोड़ता है, ये वाला, ठीक है। तो असम है, असम के अंदर सिलचर है, इसको पोरबंदर से गुजरात में जोड़ देता है, ठीक है। और लेंथ किसकी ज्यादा है, ये ध्यान रखना, उत्तर दक्षिण की ज्यादा है। अब ये जीके टाइप के क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने हैं, झांसी में एक दूसरे से मिलते हैं। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है, आईएमटी, इंडिया म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, इंडिया म्यांमार और थाईलैंड। अब ये कहां से कहां, ये भी इंपोर्टेंट, इंडिया में कहां पे, ये मणिपुर में मोरे नाम की जगह है, वहां से शुरू होता है, और थाईलैंड की माइसोट से जुड़ता है। ये इंडिया में जैसे ये मणिपुर हो गया, मणिपुर में यहाँ से चालू होता है, और थाईलैंड के अंदर कहाँ पे, माइसोट से जाके मिलता है। तो इंग्लिश में भी आप देख लेना। अब ये एक एक लाइन के क्वेश्चंस पूछ लेता है कभी कभी, क्योंकि ये देखो आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी है, जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है, तो ये वहां पे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईएमटी हाईवे है, मोरे है मणिपुर में, ध्यान रखना, मिजोरम वगैरह में नहीं है, मणिपुर में है। माइसोट है थाईलैंड में, उनसे जोड़ता है, और म्यांमार से होते हुए गुजरता है ये, ठीक है साहब। बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, बीसीआईएम इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये कोलकाता से चालू होता है इंडिया में, और कनमिंग नाम की जगह चाइना में उसको जोड़ता है, ठीक है। अब ये सब फैक्ट से आपको याद करने पड़ेंगे। अच्छा, रोड और हाईवे सेक्टर में 100% एफडीआई अलाउड है, वो भी ऑटोमेटिक रूट में, आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा भाई सेतु भारतम, अब एक वन लाइनर क्वेश्चन आ गया कि भाई सेतु भारतम किसी चीज है, अब वो ऑप्शन दे देगा कि सेतु भारतम श्रीलंका को इंडिया से जोड़ता है, ऐसे लगता है ना भाई राम सेतु से रिलेटेड कुछ होगा, नहीं। सेतु भारतम का मतलब है कि जितने भी रेलवे क्रॉसिंग से उनको अनमेंड बनाना है, उनको हाईवे फ्री बनाना है। जैसे मान लो, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे ये रेलवे क्रॉसिंग जा रही है ना, ये रेलवे क्रॉसिंग जा रही है, अब यहां से रोड जा रही है, ऑल नेशनल हाईवेज फ्री ऑफ रेलवे क्रॉसिंग्स। तो अब यहाँ पे रुक तो सकते नहीं है, तो यहाँ पे पुलिया बना दी, तो अब ये जो नेशनल हाईवे है ये फ्री हो गया रेलवे क्रॉसिंग से, रेलवे क्रॉसिंग इसके नीचे से जा रही है। तो इस तरीके की सेतु भारतम, ताकि ट्रैफिक में टाइम ना लगे, लोगों को रुकना नहीं पड़े, है ना, ट्रक्स वगैरह को रुकना पड़े। तो सेतु भारतम चार बहुत पुरानी है, बस एक लाइन ध्यान रखना कि रेलवे क्रॉसिंग से रिलेटेड है। भारतमाला परियोजना, अब भारतमाला और सागरमाला दोनों इंपोर्टेंट हो जाती है। सागरमाला तो एग्जाम में पूछा हुआ है आरएस में, भारतमाला अपन देख लेते हैं, सागरमाला भी इसमें आगे बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है। 7 फेजेज है इसमें। फर्स्ट फेज स्टार्टेड कब, 2017 में। कंपोनेंट क्या है, 6 कंपोनेंट है इसमें भारतमाला में, मतलब कुल मिला के भारत में रोड का नेटवर्क स्थापित करना है। अब रोडें अलग अलग टाइप की हो सकती है। इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक इकोनॉमिक सेंटर को दूसरे इकोनॉमिक सेंटर से जोड़ रहा है, जैसे सूरत है, सूरत जेम्स एंड ज्वेलरी का है, उसको कनेक्ट कर लिया, लेट से आपने पुणे से कर लिया, या फिर आपने इधर राजस्थान में कोई जेम्स एंड सीतापुर एंड जेम्स एंड ज्वेलरी का ये क्या नाम है, इकोनॉमिक जोन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, SEZ है, उसको जोड़ दिया, तो मतलब जयपुर को आपने सूरत से जोड़ दिया, तो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हो गए। इंटरस्टेट कॉरिडोर एंड फीडर रूट्स, ठीक है, एक से दूसरे स्टेट को जोड़ने के लिए। नेशनल कॉरिडोर इफिशिएंसी इंप्रूवमेंट,
जो ऑलरेडी कॉरिडोर बने हुए उनकी इफिशियंसी को इंप्रूव करना है। जैसे ये रेलवे लाइन क्रॉसिंग है, उसके ऊपर पुलिया बना दिया आपने, तो इस तरह की चीजें करके आपको उनकी इफिशियंसी बढ़ानी है, ठीक है। बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स, बिल्कुल इंटरनेशनल कनेक्टिविटी में क्या हो गया, जैसे आईएमटी हाईवे अपने देखा इंडिया म्यांमार थाईलैंड वाला हो गया, बॉर्डर के आसपास रोड आपने बना दी। कोस्टल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी रोड, पूरे कोस्टल जो एरिया है उसके आसपास आसपास आपने उसके अलोंग 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 आपने रोड बना दी। इससे क्या होगा कि ये जो पोर्ट्स हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे अपने आप ही। अपने अभी अपन पढ़ेंगे कि भाई 14 मेजर पोर्ट है, उसमें से 12 ऑपरेशनल है, तो इन पोर्ट्स में कनेक्टिविटी अपने आप हो जाएगी। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, ग्रीनफील्ड का मतलब क्या हुआ, ग्रीनफील्ड का मतलब हुआ कि बिल्कुल नए एक्सप्रेस वे अपन बना रहे हैं, बिल्कुल जमीन आवंटन ही अब नया कर रहे हैं। ग्रीनफील्ड का मतलब ये नहीं होता कि भाई पेड़ पौधे ज्यादा होंगे उसमें। ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दो चीजें अपन ने पढ़ी है, पहले भी बहुत बार मैं बता चुका आपको। ग्रीनफील्ड मतलब एक तो है कि पहले से ही बने हुए उनको इंप्रूव कर रहे हैं, ये एक इफिशियंसी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम हो गया। एक आपने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, नई भूमि अवाप्त किया आपने और वहां पे आप हाईवे बना रहे हो, एक्सप्रेस वे बना रहे हो। जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे कहाँ से चल रहा है, दिल्ली से लेकर मुंबई तक चल रहा है अपने यहाँ, राजस्थान में दौसा होते हुए, फिर इधर क्या नाम है रणथंभौर, फिर आगे कोटा, कोटा से आगे मुकंदरा जो टाइगर रिजर्व है वहां से होते हुए फिर एमपी में घुस जाता है, एमपी के अंदर फिर एमपी से फिर गुजरात में, गुजरात से फिर मुंबई चले जाते हैं। तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे इस तरीके से। अब मतलब पहले कितना 5 घंटे लगते थे दिल्ली जाने में, अब इससे 3 से 3.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं इधर दौसा होते हुए, ठीक है। ये आई गया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। टोटल लेंथ कितनी है, 1386 किलोमीटर दिल्ली से लेकर, यदि हम इसकी बात करें मुंबई तक जाने की। सोना गुड़गांव को जेएनपीटी से, मुंबई में कहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को जोड़ रहा है, ठीक है। सोना गुड़गांव से स्टार्ट हो रहा है। राजस्थान में इसका 27% है, लगभग 373 किलोमीटर राजस्थान में, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कौन कौन से स्टेट कवर्ड है, दिल्ली है, हरियाणा है, दिल्ली से हरियाणा में जाता है रेवाड़ी वगैरह, हरियाणा से राजस्थान में आता है दौसा वगैरह में, मध्य प्रदेश में होता है दमोह वगैरह में, गुजरात में होता है फिर, और महाराष्ट्र में होता है। 8 लेन वाइड है, जैसे अपन 4 लेन हाईवे देखते हैं, 2 लेन हाईवे देखते हैं ना, ये 8 लेन वाइड है, 4 एक तरफ है इधर जाने के लिए और 4 एक तरफ है इधर जाने के लिए, और बीच में फिर ये थोड़ा सा जगह होती है ना जिसमें पेड़ पौधे वगैरह लगे होते हैं, तो 8 लेन का हाईवे ये। कमेंट कर दो आप यदि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से कहीं गए हुए हो तो। टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू इंक्लूडिंग द लैंड एक्विजिशन कॉस्ट इज 1 लाख करोड़ रुपए, पूरा लैंड एक्विजिशन से मिला के उसको बनाना सब कुछ करना, इसमें कितना रुपए खर्च होना है या हुआ है 1 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। ये पूरा तो नहीं बना है, अभी काम ही चल रहा है, लेकिन ये वाला फेज तो चालू हो गया इधर वाला। तो ये रोड वाला हो गया। रेलवे की अपन ने बात की थी कि 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है अपना, ये जो मार्च 2025 द रेल नेटवर्क इज एक्सपेंडेड टू 69,000 किलोमीटर, ठीक है। देखो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, जैसे लगभग 69,000 करोड़ राजस्थान का एजुकेशन और स्पोर्ट्स का बजट है, तो उससे कनेक्ट कर सकते हो। ऐसे 69,000 अपने को याद रहता है। वैसे 69,000 क्या है, रेल नेटवर्क है इंडिया में। इंडिया हैज 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है। ये जो 69,400 है ना, चौथा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ज्यादा यूएसए में, फिर चाइना में, फिर रशिया में, फिर इंडिया में, ठीक है। इलेक्ट्रिफिकेशन हैज रीच 99% ऑफ द नेटवर्क, जितने भी रेल लाइनें हैं उनमें 99% में इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। अब वो जो पहले पुराने इंजन चलते थे ना, जो उस पर चलते थे, वो आपने गदर मूवी देखी है, उसमें वो छोटा बच्चा कोयला डाल रहा होता है रेलवे इंजन को वो करने के लिए, एनर्जी देने के लिए। तो अब वो जो कोल वाले जो है थर्मल वगैरह है, वो इंजन अब बंद हो गए। अब मोस्टली 99% जो रेल है वो बिजली से चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन रेलवे 2.65 लाख करोड़, फाइनेंशियल 2026 जो बजट था ना 2.65, और टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर अपन ने कितना पड़ा था, जो पूंजीगत निवेश है टोटल कितना 12.22 लाख करोड़ रुपए, उसमें से 2.65 तो रेलवे ले गया। की इनिशिएटिव 3 इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इस बार मेंस में पूछा था, मैंने पढ़ाया भी था आपको। अब भगवान की दया से, अब जैसे दिनेश भाई ने बोला ना कि ये सब क्वेश्चंस बहुत कम लोगों के हुए जिन्होंने कनेक्ट से पढ़ा था, उनके सही हो गए। तो अब ये ठीक है, इसमें कोई महानता नहीं है। एक तो इकोनॉमिक सर्वे में डायरेक्ट लिखा हुआ है, दूसरी बात है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई आपके इंटेंशन अच्छे होते हैं, आप जो पढ़ा रहे हो वो मैच हो जाता है, तो बच्चों का फायदा हो जाता है और हमारे फायदा हो जाता है। तो इस तरीके से अच्छे अच्छे काम करते रहना है, तो लक भी साथ देता है। ठीक है साहब। थ्री इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर्स, एनर्जी के लिए है, पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए, हाई ट्रैफिक डेंसिटी रूट्स के लिए, ठीक है। ये तो पूछा गया तो दोबारा नहीं पूछेगा। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, वही बुलेट ट्रेन की जो बात करते रहते हैं मोदी जी, मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ेगी, 508 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, और गवर्नमेंट ऑफ जापान की मदद से। अब ये अलग अलग है, देखो यहाँ पे कहीं पे गवर्नमेंट ऑफ जापान है, कहीं एशियन डेवलपमेंट बैंक है, कोई कहीं कुछ है।
तो ये अपने को ध्यान रखना है, आगे मैं जैसे जैसे आएगा मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। तो किसकी मदद से कोई भी प्रोजेक्ट हो रहा है ये अपने को ध्यान रखना है। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ जापान का हाथ है बुलेट ट्रेन बनाने में। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, टोटल जो डीएफसी नेटवर्क है 2843 किलोमीटर का है। एक ईस्टर्न एक वेस्टर्न डीएफसी। देखो अपन ने अभी देखा था ना कि उत्तर पश्चिमी जो गलियारा है हाईवे का, और सॉरी उत्तर दक्षिणी और पूर्व पश्चिमी, ठीक वैसे डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर में भी ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है। देखा, जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये इंडिया हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो एक तो जा रहा है इधर से और एक जा रहा है यहां से इधर से, ये तो ये तो हो गया वेस्टर्न और ये हो गया ईस्टर्न। ये क्या है? फ्राइट कॉरिडोर है, मतलब फ्रेट, फ्रेट का मतलब होता है सामान, माल आवाजाही। तो एक से दूसरे स्थान पर रेल के द्वारा जो माल, क्या मालगाड़ियां चलती है इस पे पैसेंजर ट्रेन नहीं चलती। डेडिकेटेड मतलब सिर्फ माल के लिए मालगाड़ियां चलेगी इस पे, तो इसके लिए पटरी बिछाई गई है। ये वेस्टर्न हो गया, ये ईस्टर्न हो गया। तो भाई ईस्टर्न कॉरिडोर कहां से कहां है? लुधियाना से डंकुनी वेस्ट बंगाल को जोड़ता है, यहाँ लुधियाना है लगभग पंजाब में, यहाँ से जो डंकुनी वेस्ट बंगाल है उसको जोड़ता है। तो ये भी सीधा सीधा पूछ लेता है कि ईस्टर्न जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर हो किसको कहां से जोड़ता है। और वेस्टर्न की हम बात करें तो दादरी यूपी में है, उसको जोड़ता है जेएनपीटी मुंबई से, क्योंकि जेएनपीटी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, इसलिए देखो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे भी वहां जा रहा है। इवन डीएमआईसी जो दिल्ली मुंबई सॉरी जो अपना दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो भी वहीं जेएनपीटी पे जाके खत्म हो रहा है। तो देखो तीन चीजें हो गई है। ये राजस्थान मान लो, इस तरीके से राजस्थान हो गया मान लो मोटा मोटा। तो यहां से तो जा रहा है पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसमें रेल भी है, इसमें रोड भी है, इसमें इंडस्ट्रीज के क्लस्टर बने हुए। ये इधर यूपी से शुरू होके यहाँ पे जेएनपीटी तक जा रहा है। एक ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो बाहर से दिल्ली से आ रहा है, इधर दौसा होते हुए क्या नाम है, कोटा होते हुए एमपी में घुसते हुए जेएनपीटी जा रहा है गुजरात होते हुए। ये हो गया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हो गया। और एक डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर हो गया जिसमें रेलवे लाइन है, तो वो भी इधर से क्या नाम है, दादरी यूपी से होते हुए जेएनपीटी जा रही है और राजस्थान से होते हुए जा रही है वो भी डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम, अलग अलग जो स्टेशन से जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका रिवैम्प किया गया। जैसे गांधीनगर रेलवे स्टेशन है जयपुर में, इसको पूरी तरीके से जैसे तोड़ फोड़ करके नई बिल्डिंग बना के उसमें संस्कृति कल्चर राजस्थान का है उसको एम्बेड किया गया है। मॉल वगैरह बनेंगे वहाँ पे, शॉपिंग सेंटर बनेंगे। तो मतलब अमृत भारत स्टेशन में किसी भी स्टेशन को उस सिटी का एक हब बना दिया जाएगा, है ना। सिर्फ वहाँ पे ऐसा नहीं कि भाई रेलवे पैसेंजर होंगे, रेल से आने जाने वाले लोग यात्री होते हैं, या फिर जो सिटी के जो लोग हैं वहाँ जाके शॉपिंग भी कर सकते हैं, खाने पीने की दुकानें होगी, है ना। तो मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है रेलवे स्टेशन का। राजस्थान में लगभग 86 राजस्थान के रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा, ठीक है। कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, जैसे एक्सीडेंट नहीं हो उसके लिए कवच है। ट्रैक को अपग्रेड किया गया है ताकि अब एवरेज स्पीड बढ़े। पहले ट्रैक छोटे होते थे, मीटर गेज होते थे, अब मीटर गेज से ब्रॉड गेज कर दिए गए। ब्रॉड गेज में ट्रेन स्पीड ज्यादा पकड़ सकती है, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप 18 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए। डायमंड क्वाड्रिलेटरल, देखो एक तो था वो जो रोड वाला था, रोड वाला गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो कि 4 महानगरों को जोड़ता है, किसके द्वारा? हाईवेज के द्वारा। डायमंड क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? हाई स्पीड बुलेट ट्रेन नेटवर्क जो कि 4 महानगरों को जोड़ेगा। वो किससे था? रोड से था। ये रेलवे से जब हम जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? डायमंड क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में यदि अपन बात करें तो इसको बोलते हैं डायमंड चतुर्भुज, ठीक है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता मेट्रो हुगली नदी के नीचे निर्मित है। अब ये जैसे अपन छोटे बचपन में वो नहीं पढ़ते थे, एक छोटी सी किताब आती थी इसमें कि भारत की पहली रेल कब चलाई गई, और एक ऐसा जज था जो नीचे सर और ऊपर टांगे करके फैसला सुनाता था, है ना। सबसे तेज आवाज कौन से पक्षी की है, ये सब जीके वाले क्वेश्चंस होते थे। छोटी सी बुक आती थी वो, एक आपने पढ़ी होगी बचपन में। तो वैसे ही ये जीके वाले क्वेश्चन है, ये आपको याद ही करने। भारत की पहली अंडर वाटर रेलवे कोलकाता मेट्रो में एक स्टेशन एक उत्पाद, हर स्टेशन पे एक वहां का लोकल प्रोडक्ट हो ताकि आने जाने वाले लोग खरीद सके और उस प्रोडक्ट का भी फायदा हो, उसका भी बिक्री हो उसकी। बजट 2023 के अनुसार रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो ये पढ़ लेना। हाइपरलूप तकनीकी आईआईटी मद्रास के सहयोग से विकसित है। हाइपरलूप क्या होता है कि एक तो लेविटेशन टेक्निक आप यूज करते हो कि वो जो ट्रेन होती है ना वो पटरी पे नहीं चलती, पटरी से थोड़ा ऊपर उठ के चलती है। चुंबक की जो सेम जो धुरी है
मान लो उत्तरी ध्रुव है चुंबक का और ये भी उत्तरी ध्रुव है, दोनों का आप वो करोगे तो रिपल करेंगे ना, तो उत्तरी ध्रुव को करके तो एक दूसरे को रिपल करते हुए तो ट्रेन हवा में चलती है, उससे एक तो जो घर्षण बल है वो कम हो जाता है। दूसरा क्या होगा, वैक्यूम के अंदर चलती है, जिससे क्या है जो वायु का जो रेजिस्टेंस होता है, एयर रेजिस्टेंस होता है, वो भी बिल्कुल कम हो जाता है, तो उसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है, जैसे 1000 किलोमीटर पर घंटा, कि आप बैठे और आधे घंटे में आपको मुंबई छोड़ दिया। तो इस तरीके से 1000 से भी ज़्यादा 1500 2000 किलोमीटर, और ये चाइना वगैरह में तो सक्सेसफुल भी हो गया है, हमारे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ही चल रहे भी आईआईटी मद्रास में। शहरी परागमन, अर्बन ट्रांजिट के लिए मेट्रो और आरआरटीएस, क्षेत्रीय त्वरित परागमन प्रणाली, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये क्या होता है रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम? मेट्रो की तरह ही होता है, दिखने में बिल्कुल मेट्रो की तरह ही होता है, आप पता भी नहीं कर पाओगे। बस ये होता है कि मेट्रो होती है वो एक सिटी के अंदर चलती है, यही एक सिटी से दूसरी सिटी को कनेक्ट करने लग जाए तो उसे आरआरटीएस बोलते हैं। जैसे दिल्ली में, दिल्ली से नोएडा को जोड़ती है, दिल्ली से गुड़गांव को जोड़ती है, उसको बोलते हैं। अब जैसे मान लो जयपुर है, जयपुर से मान लो लेट से भरतपुर को जोड़ रही है, फिर जयपुर से बीकानेर में मेट्रो चलने लग गई, तो उसको आरआरटीएस सिस्टम बोलने लग जाएंगे अपन, ठीक है। विवेक देब्रोई समिति, रेलवे में सुधार के लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तक एक भविष्य उन्मुख रेल प्रमाण, मिशन शून्य मृत्यु दर, जीरो फेटेलिटी हो गया, मिशन रफ्तार हो गया। सिंकासेन टेक्नोलॉजी, आप ये डायरेक्ट पूछ सकता है, साइंस एंड टेक में पूछ सकता है, सिंकासेन टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है? बीमारी को नियंत्रित करने के लिए है, या नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, या फिर रेलवे में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए? ऐसे 4-5 ऑप्शन आ सकते हैं। तो ये क्या है, सिंकासेन जापानीज टेक्नोलॉजी है, उसके कारण रेलवे में दुर्घटनाएं बहुत कम होती है, ठीक है। जापानी बुलेट ट्रेन की अत्याधुनिक तकनीक, जिसका उपयोग दुर्घटनाओं की संभावनाओं को न्यूनतम करने के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष हो गया। जयपुर घोषणा, जयपुर डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जा सकता है जयपुर डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के बीच में समझौता हुआ है, ताकि रेल में सुरक्षा बढ़े, एक्सीडेंट्स वगैरह कम हो, चोरी चकारी कम हो। बाई टॉयलेट्स हो गए, देश की 90% से अधिक ब्रॉडगेज लाइनों का पूर्ण विद्युतीकरण किया जा चुका है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं बंदरगाह पे। पोर्ट्स, वाटरवेज एंड शिपिंग, अपन ने रोड कर लिया, अपन ने रेलवे कर लिया। इंडिया हैज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 11,098 किलोमीटर, कोस्ट लाइन तो है ही सही, है ना। 95% ऑफ द इंडिया ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 60% इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज ट्रांसपोर्टेड बाय द सी, ये भी ठीक है। इंडियाज रैंक इन इंटरनेशनल शिपमेंट कैटेगरी इन द वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स हैज इंप्रूव टू 22, ध्यान रखना। ओवरऑल वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में अपने पढ़ा था 38वीं रैंक के, लेकिन शिपमेंट कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरीज होती है ना, शिपमेंट कैटेगरी में अपनी रैंक 22वीं है, जो कि अच्छी बात है। 12 मेजर पोर्ट है, आउट ऑफ विच 12 आर ऑपरेशनल। अब ये आपकी पीडीएफ या बुक में थोड़ा अलग दिया हुआ है, ये थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है, आपने रिपोर्ट भी किया था। एक्चुअली देखो, पोर्ट तो 12 ही है मेजर जो ऑपरेशनल है, लेकिन यदि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की वेबसाइट पे आप जाके देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि इंडिया में 14 मेजर पोर्ट है, उनमें से 12 ऑपरेशनल है। तो वही ये 13, 12, 14 में कंफ्यूजन है, तो मोटा मोटा अपने को एग्जाम के लिए क्या याद रखना है, 14 मेजर पोर्ट है, उनमें से 12 ऑपरेशनल है। जैसे 12 तो अपन पढ़ ही लेंगे, एक गलाथिया बे है और एक कौन सा है, एक और है, भूल गया मैं नाम। तो वो दोनों अभी ऑपरेशनल नहीं है, वो बन ही रहे हैं एक तरीके से। तो इनमें से हाईएस्ट कैपेसिटी किसकी? पारादीप उड़ीसा में है, उसकी है। वादावन है, वादावन, ठीक है। तो वादावन गलाथिया बे अभी तक ऑपरेशनल है। पारादीप हो गया, और दीनदयाल कांडला उसके बाद में सेकंड पे। नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ है? लोथल, गुजरात में। नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट कहाँ है? आईआईटी मद्रास, चेन्नई में। तो ये बस ये रटने हैं आपको। कंट्रीज फर्स्ट ग्रीनफील्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पोर्ट कहाँ है? मुंद्रा, गुजरात में। ग्रीनफील्ड मतलब बिल्कुल वहाँ पे कोई पोर्ट वगैरह कुछ नहीं था, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया गया, ठीक है, और पीपीपी से बनाया गया। मुंद्रा, गुजरात के अंदर। अब सोचो गुजरात में तो कौन होगा, कौन प्राइवेट प्लेयर होगा? वही जो आप सोच रहे हो, वही अडानी जी, ठीक है। तो अडानी जी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके, या फिर सॉरी इसके साथ स्टेट गवर्नमेंट जो गुजरात गवर्नमेंट के साथ मिलके पीपीपी मोड में ये वाला पोर्ट डेवलप किया, शायद 2000 से ही चल रहा है ये तो। अच्छा, इसका मॉडल क्या है? बूट मॉडल पे ही है, बिल्ड ओवन ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल। अब ये पीपीपी के अलग अलग मॉडल्स होते हैं, ये अपन अभी पढ़ेंगे पीपीपी में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। इंडिया का ओल्डेस्ट मेजर पोर्ट कौन सा है? कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है, ठीक है साहब। ये जीके वाले हैं, एक बार दोबारा इसको पोज करके एक बार ये फटाफट से पढ़ लेना क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोर्ट्स एंड शिपिंग, मेरीटाइम इंडिया विजन 2030 है, मेरीटाइम ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। हाँ, वर्ल्ड बैंक कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में इंडिया में 2 पोर्ट तो ऐसे हैं
जो कि टॉप 30 में है, और 7 पोर्ट ऐसे हैं जो टॉप 100 में। अब आपको ये इतना याद नहीं रहे कि 2 पोर्ट टॉप 30 में है, 7 पोर्ट टॉप 100 में, कोई बात नहीं, बस ये याद रखना कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स किसका है, वर्ल्ड बैंक का है, ठीक है। जैसे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स किसका है, वर्ल्ड बैंक का है, वैसे ही कंटेनर वाला भी वर्ल्ड बैंक का है। एवरेज कंटेनर वसल टर्न अराउंड टाइम कितना है, 30 आवर्स है। वसल टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है कि एक वसल आया, एक जहाज आया, माल लेके आ रहा है, मान लो बाहर से, अमेरिका से या कहीं से माल लेके आ रहा है, अफ्रीका से माल लेके आ रहा है, मुंबई पोर्ट पे आया, ठीक है। टर्न अराउंड मतलब उसको खाली किया सामान को और वापस लौट गया, इसमें कितना घंटा लग रहा है, 30 घंटा लग रहा है। तो अपने को टेक्नोलॉजी बढ़ाने की जरूरत है, जैसे क्रेनें वगैरह होती है ना, बड़े बड़े कंटेनर उनको उतारती है, फिर वहां से टाइम क्यों लग रहा है, या तो टेक्नोलॉजी स्लो है अपनी, पोर्ट की कैपेसिटी अच्छी नहीं है कि पता लगे पोर्ट का वही मुंह ही सकड़ा है, तो जहाजों को इंतजार करना पड़ रहा है कि पहले वो खाली होगा वो खाली होगा। तो पोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है कि मान लो नंबर आ गया जहाज का, वहां से उतार के एक ही मशीन लग रही है, 4-5 मशीन एक साथ लगा दी अपन ने। तीसरा कस्टम क्लियरेंस वगैरह, लिखा पढ़ाई होती है, कहाँ से माल आ रहा है क्या आ रहा है, इसमें भी टाइम लग जाता है। तो गवर्नेंस के फ्रंट पे, टेक्नोलॉजी के फ्रंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्रंट पे, जब हम तीनों फ्रंटों पे काम करते हैं तो ये जो टर्न अराउंड टाइम है वो घट जाता है। जैसे सिंगापुर में लगभग 10 घंटे, एक बड़ा सा जहाज आता है, 10 घंटे के अंदर अपना माल खाली करके चले जाता है। तो जितना कम टाइम लगेगा उतनी अच्छी बात है ना, उतना लॉजिस्टिक कॉस्ट कम लगेगा। इंडिया में कितना है, लगभग 30 घंटे, ठीक है साहब। लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स लाइक मर्चेंट शिपिंग एक्ट, कोस्टल शिपिंग एक्ट, इंडियन पोर्ट्स एक्ट एक्सेट्रा, ये सब लाए जा रहे हैं, ये अपने मेंस में काम का है। कि मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भाई पोर्ट्स को इंप्रूव करने के लिए, पोर्ट्स एंड शिपिंग को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, तो भाई लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स भी लाए जा रहे हैं, मर्चेंट शिपिंग एक्ट, कोस्टल शिपिंग एक्ट और इंडियन पोर्ट्स एक्ट लाया जा रहा है, ठीक है। अब ये तो पोर्ट वाली बात हो गई, समुद्र के किनारे किनारे। क्या पानी सिर्फ समुद्र के किनारे किनारे ही है क्या, अंदर भी तो है पानी, बहुत सारी झीलें हैं, नदियां हैं, इनमें भी तो ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, उसे बोलते हैं इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन। जो जो इंडिया की जो लैंड है उसके अंदर क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन, वाटर वाले, ठीक है। टोटल नेविगेबल पाथ ऑफ वाटरवेज इन इंडिया कितना है, 14,850 है, ठीक है साहब, जिनमें जहाज या फिर नावें चल सकती है, ऐसे कितने 14,850 किलोमीटर अंदर, नदियां हो गई, झीलें वगैरह हो गई। नवंबर 2025 तक 32 नेशनल वाटरवेज आर ऑपरेशनल, स्पेनिंग अबाउट 5,155 किलोमीटर। अब जैसे नेशनल हाईवे होते हैं ना जमीन के ऊपर, वैसे ही नदियों के ऊपर नेशनल वाटरवे बना दिया गया है ना, हाईवे की तरह ही। जैसे गंगा नदी पर नेशनल वाटरवे 1 बना दिया गया है कि भाई उसको नेशनल वाटरवे 1 की तरह ट्रीट करेंगे। 11 नेशनल वाटरवे सपोर्ट ऑल 3 मोड्स, कार्गो, क्रूज एंड पैसेंजर सर्विसेज। अलग अलग होते हैं ना, जैसे कार्गो वगैरह होते हैं, कार्गो में क्या होता है, माल की आवाजाही होती है। पैसेंजर में जैसे नाव वगैरह होती है, क्रूज वगैरह होती है, उनमें रिक्रिएशनल एक्टिविटीज वगैरह होती है। तो 11 ऐसे हैं जिनमें तीनों ही अलाउड है, तीनों ही कैपेबल है वो हैंडल करने के लिए। लेंथ, थोड़ा जीके वाला क्वेश्चन है, लेंथ सबसे ज्यादा किसकी, नेशनल वाटरवे 1 की है। प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक जा रही है, गंगा नदी के किनारे किनारे। फिर सेकंड नंबर पे लेंथ किसकी है, नेशनल वाटरवे 4 की, काकीनाडा टू पुडुचेरी बकिंगम केनाल है ना। सिर्फ नदियों पे ही नहीं बने हुए, ये बड़ी बड़ी जो नहरें होती है उन पे भी नेशनल वाटरवे बने हुए। नेशनल वाटरवे 2 है, वो थर्ड नंबर पे, तो 142 याद रख लेना आप, 1 सबसे बड़ा है, फिर 4 है, फिर सेकंड है, और भी है नेशनल वाटरवे जो कितने 111 है, कितने 32 नेशनल ऑपरेशनल, 32 है बहुत सारे, 111 के आसपास है, ऑपरेशनल अभी 32 है, ठीक है। तो नेशनल वाटरवे 2 कहाँ है, इस पे ब्रह्मपुत्र नदी पे, सदिया टू डुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पे, तो ये याद रख लेना आप, ठीक है। मेरीटाइम अमृतकाल विजन टू रेज कार्गो ट्रैफिक टू 200 MMT बाय 2030 एंड 500 MMT बाय 2047, ये अलग अलग टारगेट्स होते हैं, मिलियन मेट्रिक टन, ठीक है, हिंदी में भी आप पढ़ लेना। जलमार्ग विकास परियोजना, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस पे, गंगा नदी पे। देखो इंपॉर्टेंट ये कि जलमार्ग विकास परियोजना है, जो जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट है वो पहली बात तो किस पे है, वो नेशनल वाटरवे 1 पे बना हुआ है, ठीक है साहब। कमर्शियल मूवमेंट ऑफ वसल्स ऑन नेशनल वाटरवे, वाराणसी से हल्दिया के बीच में, ठीक है साहब। 4600 करोड़ का एलोकेशन है, किसकी सहायता से बन रहा है जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट, वर्ल्ड बैंक की सहायता से बन रहा है। कौन कौन से स्टेट कवर्ड है, क्योंकि गंगा है, गंगा नदी कहाँ कहाँ जा रही है, यूपी में जा रही है, बिहार में जा रही है, उत्तराखंड झारखंड में जा रही है, वेस्ट बंगाल में जा रही है, वाराणसी से हल्दिया, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, जैसे डीएमआईसी था, जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे था, वैसे ही ये भी एक कॉरिडोर ही है एक तरीके से, ये भी एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाने के लिए ही है, बस ये पानी के ऊपर है, ठीक है। जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट। हरित नौका इनिशिएटिव विद ग्रीन हाइड्रोजन, अब देखो नौका जो चलती है वो या तो डीजल से चलेगी या इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी,
या फिर आप ये ग्रीन हाइड्रोजन की मदद से आप हाइड्रोजन बैटरीज का यूज करके उसको संचालित कर सकते हो। तो टू अडॉप्ट ग्रीन फ्यूल टेक्नोलॉजी, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड बाय कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो ग्रीन हरित नौका इनिशिएटिव है, ये किसने बनाई है? ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाई है। और वीओ चिदम्बरम पोर्ट इज द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट फॉर इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, रटने वाली चीज है। कोची वाटर मेट्रो, ये इस बार इकोनॉमिक सर्वे में था इसलिए मैंने डाल दिया। ऑपरेशनल कब से? 2023 से चल रहा है। कोची में वाटर मेट्रो है, ठीक है। और कुछ नहीं है, मतलब मेट्रो की तरह की ही नाव है वो, मतलब नाव है एक, उसके ऊपर एसी वगैरह की एक मेट्रो की तरह है। इस नाव के ऊपर एक मेट्रो बना दी गई है ना। मेट्रो की तरह की एक बॉडी बना दी गई, उसमें लोग ट्रेवल करके जाते हैं, खड़े होके बैठ के जाते हैं एक कोची के अंदर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए, ठीक है। स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया गया जिसमें 74% होल्डिंग किसकी है? केरला गवर्नमेंट की, और 26% जो होल्डिंग है वो कोची मेट्रो रेल लिमिटेड की है। ये भी कभी कभी पूछ लेता है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या? जर्मन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से इसको बनाया जा रहा है। $85 मिलियन का कंसेशनल लोन लॉन्ग टाइम लिया गया है। तो इसको कोची वाटर मेट्रो में कौन? जर्मन डेवलपमेंट बैंक। और बुलेट ट्रेन में कौन? जापानीज गवर्नमेंट, ठीक है। ईच वसल कैरीज अराउंड 100 पैसेंजर इन पावर्ड बाय लिथियम टाइटेनिक ऑक्साइड बैटरीज। बैटरीज अलग अलग होती है, तो लिथियम जो बैटरीज होती है उसकी मदद से चलती है, और एक बार में 100 लोग यात्रा कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। मेरीटाइम डेवलपमेंट फंड ऑफ 25,000 करोड़, मेरीटाइम इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ 20,000 करोड़ विद 49% फ्रॉम द गवर्नमेंट इंडिया, इंसेंटिवाइजेशन फंड ऑफ 5,000 करोड़ टू लोअर फाइनेंस कॉस्ट एंड इनहांस प्रोजेक्ट वायबिलिटी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना मेरीटाइम डेवलपमेंट फंड कितने का है? 25,000 करोड़ का है। अब इसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आ नहीं रहा, देखो बताने की, इसमें कुछ बताने का ज़्यादा चीज़ें नहीं, ठीक है। सागरमाला एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन एक बार फिर भी देख सकते हैं अपन। अराउंड 90% ऑफ इंडिया ट्रेड इज ट्रांसपोर्टेड बाई सी। मान लो बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, उसमें 95% भाई जो प्लेन है, प्लेन के जो कार्गोज है उनमें से तो लगभग कम ही होता है, ठीक है। टू हार्वेस्ट द बेनिफिट ऑफ 7500 किलोमीटर कोस्ट लाइन एंड 12 मेजर पोर्ट्स टू रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑफ बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सिम कार्गो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो कार्गो है, तो अल्टीमेटली सागरमाला का काम यही तो है ना कि भाई यार यहाँ से जो सामान जा रहा है, बाहर से जो सामान आ रहा है, या फिर इंटरस्टेट में जो सामान एक से दूसरी जगह जा रहा है, उनमें लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करना है। नोडल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है। 5 कंपोनेंट है। पोर्ट को मॉडर्नाइज करना है, ठीक है साहब। पोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ानी है, एक से दूसरे पोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ानी है। पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है कि पोर्ट्स के आसपास इंडस्ट्रियाज लगानी है आपको। कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट करना है, पोर्ट्स के आसपास जो कम्युनिटीज रह रही है ना, कोस्ट के आसपास, उनका भी डेवलपमेंट करेंगे, उनका डेवलपमेंट करेंगे, उनकी शिक्षा पे, उनकी स्किल पे काम करेंगे, तो ऑफ कोर्स वो पोर्ट्स में अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन देंगे। कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट, ये सिर्फ पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा, अंदर जो इनलैंड वाटर है, जैसे नदियां हैं, केनाल है, नहरें, उनमें भी आपको ट्रांसपोर्टेशन की सुगमता को बढ़ाना है, ठीक है। टारगेट कितना है? 10 मिलियन न्यू जॉब, मतलब लगभग 1 करोड़ नई जॉब क्रिएट होनी चाहिए सागरमाला से। इन्वेस्टमेंट, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, अच्छा ये अलग अलग 5 कंपोनेंट हो गए, इनमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसमें किया जा रहा है? इसमें किया जा रहा है पोर्ट मॉडर्नाइजेशन पे, ठीक है। सेकंड नंबर पे पोर्ट कनेक्टिविटी, थर्ड नंबर पे पोर्ट लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, ये ध्यान रखना। एमसीआई, मेलबोर्न क्रिकेट क्लब, जो भी है, एमसीसी होता है वो तो, मेलबोर्न तो, एमसीआई तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, वो भी एमसीसी होता है। एमसीआई देख लो आप, याद करने का तरीका है। तो मॉडर्नाइजेशन पे सबसे ज्यादा, फिर कनेक्टिविटी पे, और फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है इसमें। वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी प्लस महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड, ये दोनों की मदद से वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट आ रहा है। ये 13वां है, 12 तो ऑपरेशनल है, वाधवन अभी चल रहा है, और 14 गलाथिया बे में, अंडमान निकोबार में, वो भी अभी उस पर भी काम चल रहा है, ठीक है। तो 12 ही है मेजर पोर्ट जो ऑपरेशनल है, टोटल वैसे 14 है। तो ये वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट किस किस की मदद से? एक तो जेएनपीटी अथॉरिटी और महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड के द्वारा, दोनों का जॉइंट वेंचर है, उसके द्वारा वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो मेजर पोर्ट पे अपन आ जाते हैं, हिंदी में पढ़ लेता हूँ मैं। भारत में 12 प्रमुख बंदरगाहें जिनका प्रशासन पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। एन्नौर बंदरगाह कॉर्पोरेट बंदरगाह, शेष 11 सरकार द्वारा नियंत्रित। देखो टोटल 14 हैं, उनमें 12 ऑपरेशनल है, तो अपने को ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा 200 से अधिक छोटे मोटे हैं, उनका जो नियंत्रण है, रेगुलेशन किसके द्वारा किया रहा है? स्टेट
गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है, जो राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अधीन आते हैं। अब ये 12 याद कर लेना भाई, पश्चिमी तट पे कौन से हैं, पूर्वी तट पे कौन से राज्य में, और एक एक प्रमुख विशेषता मैंने लिख दी है, जीके वाले क्वेश्चन से ये पूछे जाते हैं कभी कभी। तो जैसे कांडला पोर्ट है, गुजरात में टाइडल पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है इंडिया का, तो ऐसे पूछ लेता है डायरेक्ट, है ना, कि मुंबई पोर्ट इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, नहीं, ये लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन है, जेएनपीटी, नावा सेवा में जो है। तो तो इस तरीके से ये, ठीक है, ऊपर से चालू होता है कांडला, फिर मुंबई, फिर वहीं पे जेएनपीटी है, फिर नीचे मोरमुगांव गोवा के आसपास, न्यू मैंगलोर, फिर कोची केरला में, इस तरीके से, है ना। फिर इधर आ जाओ, तूतीकोरिन हो गया, तूतीकोरिन और चेन्नई हो गया, फिर एनोरे हो गया, फिर विशाखापट्टनम पोर्ट हो गया, फिर पारादीप उड़ीसा में हो गया, और फिर ये कोलकाता पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ये हो गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। इनके एक एक जो फीचर है वो आप याद रख लेना। जैसे चेन्नई पोर्ट है, आर्टिफिशियल हार्बर है, सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इंडिया, फर्स्ट लार्जेस्ट कंटेनर कौन था, जेएनपीटी था, ये सेकंड लार्जेस्ट है। एनोरे, जिसको कामराजार पोर्ट भी बोलते हैं, इंडिया फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज मेजर पोर्ट है, डिजाइन टू हैंडल कोल फॉर थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है। तो ये एक डॉल्फिन नोज वाला कौन सा पोर्ट है, ये विशाखापट्टनम पोर्ट है, आंध्र प्रदेश में। डॉल्फिन की नोज मतलब ये इस तरीके का यहाँ पे है, तो इसके आसपास यहाँ पे शिप्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये डॉल्फिन की नोज नाक की तरह दिखता है, ये कौन सा, विशाखापट्टनम पोर्ट, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। महानदी नदी के कॉन्फ्लुएंस पे बे ऑफ बंगाल और महानदी जहाँ मिलते हैं वहाँ पे कौन सा पोर्ट है, पारादीप उड़ीसा में पोर्ट है। तो ये पढ़ लेना आप यार, ये ज़्यादा कुछ समझाने के नहीं, ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया, अपन ने पोर्ट शिपिंग वाला देख लिया, अपन ने रोड देख लिया, अपने रेलवे देख लिया, अपने सिविल एविएशन उड़ने वाली चीजें देख ली। अब आते हैं एनर्जी सेक्टर, ये भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, इसमें भी कुछ ज़्यादा समझाने को नहीं है। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, लगभग 500 गीगावाट से क्रॉस हो गई है, ध्यान रखना, नवंबर 2025 में। अब इसके अंदर अपन दो में बांट सकते हैं, फोसिल और नॉन फोसिल में, ठीक है। देखो, रिन्यूएबल और नॉन फोसिल में अंतर होता है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। रिन्यूएबल का मतलब होता है कि वो डेली नया नया बनता जा रहा है। जैसे सोलर एनर्जी है, क्या कभी खत्म होगी क्या सोलर एनर्जी, नहीं होगी, डेली सूर्य उगता है, सोलर एनर्जी में देता है। क्या विंड, क्या हवा कभी खत्म होगी क्या, हाइड्रो, क्या जल कभी खत्म हो गया क्या, बायोमास भी कभी खत्म नहीं होगा, स्मॉल हाइड्रो, तो ये कभी खत्म नहीं होने वाले सोर्सेज है। नॉन फॉसिल के अंदर दो टाइप होते हैं, रिन्यूएबल और न्यूक्लियर। न्यूक्लियर भी नॉन फॉसिल है, मतलब ये लेकिन रिन्यूएबल नहीं है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर का जो सोर्स होता है वो ऐसा नहीं कि भाई हमेशा ही चलता जाएगा। न्यूक्लियर का सोर्स कौन होता है, यूरेनियम 235 हो गया। क्या यूरेनियम 235 के जो भंडार से वो अनगिनत है क्या, नहीं, लिमिटेड है। जब भी हम उनका दोहन करेंगे तो एक दिन तो खत्म होनी ही है वो, है ना। तो न्यूक्लियर के अंदर जरूरी नहीं कि रिन्यूएबल आए, लेकिन कुछ न्यूक्लियर रिन्यूएबल भी हो सकते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन से अपन न्यूक्लियर एनर्जी बना रहे हैं, तो वो हाइड्रोजन तो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो तो संलयन क्रिया वगैरह से बनता है। लेकिन उसमें भी जैसे हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं, ड्यूट्रियम ट्रिटियम, वो भी लिमिटेड ही है, वो भी उनका भी तो दोहन ही करना पड़ता है। तो इसलिए सारे जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो आइदर रिन्यूएबल या न्यूक्लियर एनर्जी की फॉर्म में होंगे, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरी नहीं कि वो रिन्यूएबल होगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आप समझना, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। नवीनीकरणीय और नाभिकीय गैर जीवाश्म के अंदर आते हैं, और जीवाश्म तो लगभग टोटल स्थापित जो क्षमता है उसका लगभग 48%, मतलब 50% से कम क्या है, जीवाश्म है, जिसमें कोयला, गैस, डीजल वगैरह आते हैं। और गैर जीवाश्म 50% से ऊपर है, 51% हो गया, जो कि अच्छी बात है। इसके अंदर फिर अपन देखिए, जैसे टोटल का लगभग 25% सौर ऊर्जा से बन रहा है, 10% पवन ऊर्जा से बन रहा है, फिर जल विद्युत, बायोमास इनसे बन रहा है। ये भी आप पढ़ लेना। गैर स्थापित नवीनीकरण ऊर्जा के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है, फोर्थ पे है कि, एक मिनट, इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी में फोर्थ पे, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में थर्ड पे, इंडिया रैंक्स थर्ड ग्लोबली इन इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, ये ठीक है। सोलर के मान में थर्ड है अपन, और टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में भी अपन थर्ड पे है। सोलर पावर अकाउंट्स फॉर 52% ऑफ ऑल द इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी। देखो, रिन्यूएबल के अंदर अपन देखें, वैसे तो टोटल में तो 25% ही है, लेकिन रिन्यूएबल के अंदर देखें तो आधे से ज्यादा सोलर का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर ओन्स मोर देन 50% जनरेशन कैपेसिटी इन इंडिया। भाई जनरेशन तो अलग अलग टाइप से होता है, कुछ गवर्नमेंट भी जनरेट करती है, कुछ प्राइवेट सेक्टर भी जनरेट करता है। तो प्राइवेट सेक्टर 50% ज़्यादा जनरेट करता है, जो कि अच्छी बात है। प्राइवेट सेक्टर का जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा प्रोडक्शन वगैरह में, उतना ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इफिशियंट होता है यूजली, है ना। चले आगे। अब क्या क्या स्कीम्स अलग अलग है भाई एनर्जी सेक्टर को करने के लिए। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, रिवेम डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम,
लोन आउटलेट ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। डिस्कॉम्स समर्थ मिशन, सस्टेनेबल एग्रीरियन मिशन ऑन यूज ऑफ एग्री रेजिड्यू इन थर्मल पावर प्लांट्स। भाई एग्रीकल्चर के रेजिड्यूज होते हैं, आपने फसल उगाई, फसल काट ली, उसके बाद में डंठल वगैरह बचते हैं, इन रेजिड्यूज का थर्मल पावर प्लांट्स में यूज करो। जैसे अपने यहाँ पे सूरतगढ़ में है, बारा में है, ये सब थर्मल पावर प्लांट्स है, वहां पे उनको भेजो। उससे आप आग जलाओ, आग जला के स्टीम पैदा करो, स्टीम पैदा करके टरबाइन घूमेगा, टरबाइन घूमने से बिजली बनेगी। तो उन थर्मल पावर प्लांट्स में इन एग्रीकल्चर रेजिड्यूज का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए कौन सी स्कीम है? समर्थ मिशन है। उजाला स्कीम हो गया एलईडी वगैरह के लिए। वन नेशन वन ग्रिड हो गया। जो 5 रीजनल ग्रिड्स हैं अलग अलग, नॉर्थ ग्रिड है, वेस्टर्न है, ईस्टर्न है, सेंट्रल ग्रिड है, और जो क्या नाम है लास्ट सदर्न ग्रिड है। इन जो रीजनल ग्रिड से इनको इंटीग्रेट करना होगा एक जगह। उससे क्या होगा कि एक ग्रिड में मान लो एनर्जी सरप्लस हो गई इलेक्ट्रिसिटी, तो वो दूसरी ग्रिड में भेज सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी, एनर्जी एफिशिएंटली यूज होगी, ठीक है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट, रिन्यूएबल एनर्जी रिच स्टेट्स लाइक राजस्थान, तमिलनाडु कैन सेल द इलेक्ट्रिसिटी टू अदर स्टेट्स। देखो अलग अलग कॉरिडोर होते हैं, जैसे हाईवे कॉरिडोर हो गया या नेशनल वाटरवे कॉरिडोर हो गया। वैसे ही बिजली को एक से दूसरे स्थान पर बना ट्रांसपोर्ट करने के लिए ग्रिड चाहिए होगी। तो ग्रीन एनर्जी मतलब जो रिन्यूएबल सेक्टर से एनर्जी आ रही है, जैसे राजस्थान सोलर में टॉप पे, तमिलनाडु विंड पे टॉप पे, तो इनमें जो सरप्लस एनर्जी वो दूसरे स्टेट्स को भेज सके, इसके लिए एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है ग्रिड्स का, ट्रांसपोर्टेशन का, है ना। खंबे होते हैं ना, बड़े बड़े खंबे होते हैं, उन पे लाइन जारी होती है ना वो। और फिर सब स्टेशन वगैरह होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक बस होती है, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब ये इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, इंडिया एनर्जी स्टेक। प्री के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं मोटा मोटा समझाते हैं तो इंडिया एनर्जी स्टेक क्या होती है। अभी क्या होता है कि जैसे आप जयपुर में हो, आपने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिया हुआ है, आपके पास कोई ज़्यादा चॉइसेस नहीं है। आपको जो जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, JVVNL डिस्कॉम, वहीं से आपको इलेक्ट्रिसिटी लेनी पड़ेगी। वो जिस भी रेट में प्रोवाइड कर रहे हैं उससे लेनी पड़ेगी। मान लो आप एक स्टार्टअप खोलना चाह रहे हो जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज होते हैं, यहाँ पे आपने एक अपना वाहन चार्ज करने के लिए जो चार्जर स्टेशन है वो लगा लिया है। अब आप किससे बिजली लोगे, उसमें भी आपके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं है। गवर्नमेंट के पास उतना डेटा नहीं होता कि भाई रात को 2 बजे कितनी डिमांड है वगैरह। इन सबको एक जगह इंटीग्रेट करने के लिए इंडिया एनर्जी स्टेक लाया गया। एक यूपीआई की तरह समझ लो कि यूपीआई क्या होता है। यूपीआई एक टेक्नोलॉजी है, वो कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक कोड की तरह है, जिसके ऊपर अलग अलग बैंकों ने क्या बना लिया, अपने ऐप बना लिए। जैसे यूपीआई की बेसिस पे एसबीआई ने योनो बना लिया, एक्सिस बैंक ने एक्सिस पे बना लिया, अलग अलग ने खुद गवर्नमेंट ने भीम ऐप बना लिया, इस तरीके से। ठीक वैसे ही ये भी एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसका यूज करके मैं ये चूज कर सकता हूँ एज ए कस्टमर कि यार मुझे बिजली ना वहां वो वाली सस्ती पड़ रही है यार, अजमेर डिस्कॉम वाली सस्ती पड़ रही है, तो मैं वो ले लेता हूँ, ठीक है। या फिर कभी मान लो अजमेर रीजन में ज्यादा बिजली का सरप्लस हो गया, तो वो दूसरे रीजन में भेज देगा। कोई स्टार्टअप है, स्टार्टअप नेगोशिएट कर सकता है, स्टार्टअप कहाँ से बिजली का ले रहा है वो चार्जिंग स्टेशन के लिए, वो डिसाइड कर सकता है। गवर्नमेंट के पास बेहतर डेटा होगा कि किस डिस्कॉम के पास कितनी बिजली की खपत हो रही है, कहाँ से प्रोडक्शन आ रहा है, ये सारा चीजें एक जगह इंटीग्रेट होता है। और इस कोड के ऊपर अलग अलग लोग फायदा कर, अलग अलग सॉफ्टवेयर बन जाएंगे। ये खुद सॉफ्टवेयर नहीं है, खुद एक वेब एप्लीकेशन नहीं है, इसके ऊपर वेब एप्लीकेशन बनते हैं। जैसे यूपीआई के ऊपर, यूपीआई कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, वो एक कोड है, एक तरीके से एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर है डिजिटल, उसके ऊपर फिर अलग अलग ऐप बने। वैसे ही ये एक तरीके से इसी का एनर्जी ट्रांसफर का यूपीआई मान लो आप। यूपीआई में क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पैसा जाता है। भाई मान लो मेरे पास 1,000 रुपये पड़े हैं, मैंने आपको 1,000 रुपये भेज दिए, ठीक है। अब मेरा बैंक एसबीआई है, आपका बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कौन वो कर पा रहा है, यूपीआई कर पा रहा है ना, यूपीआई इंटीग्रेट कर रहा है। ठीक वैसे ही एक डिस्कॉम से दूसरे डिस्कॉम, एक रीजन से दूसरे रीजन, एक स्टार्टअप से कस्टमर में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। यूपीआई से डेटा आता है कि भाई कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, किस चीज़ में ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये इस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है। वैसे गवर्नमेंट के पास भी डेटा आएगा कि अच्छा यार गर्मी में इतनी डिमांड होती है, अच्छा रात को 2 बजे कम डिमांड होती है, तो उस टाइम लोग चार्ज करेंगे, तो डायनामिक प्राइसिंग हो जाएगी कि वैसे मान लो 4 रुपये पर यूनिट, मान लो 8 रुपये 9 रुपये पर यूनिट आपकी बिजली का खर्चा हो रहा है, लेकिन कोई स्टार्टअप आके बोल रहा है कि रात को 2 बजे यदि तुम अपना वाहन चार्ज करोगे ना, तो 8 रुपये की जगह 7.5 रुपये यूनिट ही लगाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम एनर्जी सरप्लस है, डिमांड कम है, तो उस डिमांड को
उस सरप्लस को खपाने के लिए, डिमांड को बढ़ाने के लिए इस तरीके की डायनामिक प्राइसिंग की जा सकती है। जैसे ई रूपी वगैरह आया था ना, एक नया कॉन्सेप्ट था, अच्छा वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक वैसे ही ये एनर्जी स्टेक आया है। तो मोटा मोटा मैंने समझा दिया आपको। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू यूनिफाई इंडियाज फ्रेगमेंटेड पावर सेक्टर। अभी फ्रेगमेंटेड है, अलग अलग ग्रिड्स में बटा हुआ है, अलग अलग रीजन्स में बटा हुआ है, अलग अलग डिस्कॉम्स में बटा हुआ है। नीलेकनी टास्क फोर्स ने ये बनाया है। आरईसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ये पावर मिनिस्ट्री के अंदर है, ये इसकी नोडल एजेंसी है। आईएस नाइदर ए सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म नोर ए सेंट्रल डेटाबेस, ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है सेंट्रलाइज, ये कोड है एक तरीके से, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। कंज्यूमर को क्या फायदा होगा? सर्विस चूज कर सकता है, मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकता है। अच्छा, इससे ये भी फायदा होगा, मान लो आपने सोलर पैनल स्थापित कर रखे, आप आईएएस पे अपना रजिस्ट्रेशन आपने करवा रखा है, आप सिर्फ बिजली लोगे ही थोड़ा ना, आप दोगे भी तो सही ना। तो क्योंकि सरप्लस हो गया, आपके काम में नहीं आ रही है आपका, आप मान लो गर्मियों में, भरी गर्मी में 10 दिन आप कहीं घूमने जा रहे हो, तो भाई वो जो इलेक्ट्रिसिटी है आप तो यूज कर नहीं रहे, तो उसको बेच दो आप। अब बेचना भी किसको है? कौन से डिस्कॉम को बेचना है, कौन से स्टार्टअप को बेचना है? आप डायरेक्ट स्टार्टअप को भी बेच सकते हो। तो ये कितना फायदा हो जाएगा कि यार मैं बिजली स्टार्टअप को बेचूंगा, तो एक जगह ला दिया। मतलब बिजली अलग अलग तरीके से बन रही है, थर्मल पावर प्लांट से बन रही है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से बन रही है, लोगों के घरों में उससे सोलर उससे बन रही है, प्राइवेट कंपनियां बना रही है, ठीक है। तो एक जगह सब बिजली को ला दिया और फिर यहाँ से अलग अलग जगह भेज दिया। लोग यूज कर रहे हैं, क्या नाम है, इंडस्ट्रीज यूज कर रही है, चार्जिंग स्टेशन यूज कर रहे हैं, अलग अलग जगह भेज दिया। तो लोगों के पास भी फ्रीडम होगी किसको बेचना है, किससे खरीदना है, ठीक है। प्रोज्यूमर्स, प्रोज्यूमर्स में हाउस होल्ड, फार्मर्स, एमएसएमईज। देखो प्रोज्यूमर्स का मतलब कंज्यूमर भी हो गए और प्रोड्यूसर भी हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है प्रोज्यूमर, कि आप कंज्यूमर भी बन सकते हो, आप प्रोड्यूसर भी बन सकते हो। मैंने इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा यदि मान लो मेरे पास है सोलर के कारण, तो मैं उसको बेच भी सकता हूँ, तो मैं क्या हो गया? प्रोड्यूसर हो गया। और जिस दिन मुझे जरूरत पड़ी मैं खरीद भी सकता हूँ, है ना। तो उस टाइम में क्या हो गया? कंज्यूमर हो गया। तो प्रोज्यूमर उसे बोलते हैं, ठीक है। तो एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को भी बेच सकता है। कितनी अच्छी बात हो गई ये तो। इंडियन एनर्जी स्टेक इम्पैक्ट ऑन वेरियस स्टेक होल्डर्स, ये पढ़ लेना, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। प्लग एंड प्ले मैंने आपको बता ही दिया अच्छे से। अब आते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डीपीआई। जैसे यूपीआई हो गया, आधार हो गया, एक ऐसा कोड, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर फिर अलग अलग, जैसे आधार है, आधार एक डीपीआई है, इसके ऊपर अलग अलग चीजें बनी है। आधार के ऊपर ई केवाईसी हो जाता है, आधार के ऊपर डिजिटल लॉकर वगैरह बन जाता है, आधार के ऊपर क्या नाम है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो जाता है, आधार के ऊपर डीबीटी ट्रांसफर वगैरह हो जाते हैं, एक आधार उसके ऊपर। जैसे यूपीआई है, यूपीआई के ऊपर एसबीआई योनो बन गया, एक्सिस पे बन गया, भीम बन गया, ये अलग अलग, आईसीआईसीआई का वो बन गया, पेमेंट गेटवे बन गया यूपीआई के ऊपर। तो वैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जांपल्स है ये, यूपीआई हो गया, आधार हो गया, इंडिया एनर्जी स्टेक हो गया, ठीक है। तो ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, डीपीआई इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू डिलीवर एसेंशियल सर्विसेज टू द पीपल। हिंदी में पढ़ लेता हूँ, बहुत देर होगी हिंदी पढ़े हुए, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई? 2009 में, जब पहली बार आधार को लॉन्च किया गया था, ठीक है। वही नीलेकनी जी के द्वारा। वित्तीय साक्षरता, नवाचार, ये सब हो गया, ये सब पढ़ लोगे आप, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब यूपीआई, आधार, डिजी लॉकर, माई स्कीम, ओन डीसी, ये सब ठीक है। माई स्कीम कोई काम की नहीं है आपके, है ना। तो डीपीआई में क्वेश्चन आ जाए मेंस में, तो ये आपको लिख के आना है, और इसमें समझाने का कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। आधार डीपीआई के एक एग्जाम्पल है, 12 अंकों का होता है भाई, 2010 में लॉन्च किया गया था। क्या क्या काम आता है? अब ये देखो, अब ये भी आपको पढ़ाना पड़े तो फिर ये तो क्या ही बात है। आधार डीबीटी में काम आता है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम में आप अपन ने पढ़ा था बैंकिंग में, जेम जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी में काम आता है, वन नेशन वन राशन कार्ड में काम आता है। आप किसी भी राज्य में वो राशन कार्ड के द्वारा आपका राशन प्राप्त कर सकते हो, गेहूं चावल प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि आधार इंटीग्रेटेड, आधार नंबर एक ही होता है। आप जैसे ही बायोमेट्रिक में लगाओगे आपका हो जाएगा कि आपने महाराष्ट्र एक आदमी 2 जगह जाके नहीं ले सकता, क्योंकि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से पता लग जाएगा कि अभी 3 दिन पहले इसने महाराष्ट्र में लिया था, यहाँ बिहार में कैसे ले रहा है ये, ठीक है। तो इसलिए पूरे देश में आप जाके ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। डीबीटी, अब ये भी पढ़ लेना। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कहाँ? पीएम किसान में होता है, बहुत सारी स्कीम्स में होता है, डायरेक्ट आपके खाते में पैसे आते हैं। जैसे पीएम किसान के जो 2000 रुपये आते हैं वो डायरेक्ट खाते में आते हैं, पढ़ लेना। लाभ क्या क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, पढ़ लेना आप। क्या क्या भ्रष्टाचार को कम करता है, डायरेक्ट धन हस्तांतरण में पारदर्शिता है, ये सब पढ़ाने की आपको जरूरत नहीं है। समस्याएं क्या है भाई? अवसंरचना से जुड़ी समस्याएं क्या है? निम्न दक्षता, लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा है। जब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, रोड अच्छे नहीं होंगे, रेलवे लाइन अच्छी नहीं होगी, रेलवे जो
ट्रेन से उनकी स्पीड अच्छी नहीं होगी तो फिर कॉस्ट तो बढ़ेगा ही। तो 14 से 18% जीडीपी का लागत आ जाती है लॉजिस्टिक में। वित्त पोषण की कमी, प्रतिदिन लगभग $1 बिलियन हम शॉर्टेड है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने को जितना इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना चाहिए उससे $1 बिलियन हम डेली कम करते हैं, तो ये तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता ही जा रहा है। सही बात है, हमारी जरूरत तो इतनी है लेकिन हम कर ही नहीं पाते, इतना पैसा ही नहीं है। परियोजना में देरी हो जाती है, क्यों देरी हो जाती है भाई? पहले तो भूमि जो एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन है, उसी में दिक्कत हो जाती है। बहुत सारे लीगल फाइट गवर्नमेंट को लड़ने पड़ते हैं, कोई केस, कोई स्टे ऑर्डर ले आता है, कोई क्या कर लेता है, तो ये सब दिक्कतें हैं, है ना। लाल फीता सही, रेड टेपीज में फाइलों पे बैठे रहते हैं अफसर। वन और पर्यावरण संबंधी समस्याएं भी आ जाती है ना, प्रोटेस्ट वगैरह हो जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेवलपमेंट कौन सा होना चाहिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। अब ये सब चीजें ना, आप समझदार हो, आप पढ़ लोगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। निम्न सकल स्थायी पूंजी निर्माण, जीएफसीएफ, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये किसका मेजर होता है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मेजर होता है, ठीक है। ये कितना है? भारत में जीडीपी का लगभग 30-32%, जबकि चाइना में कितना है? 42%। ये जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा है। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड हो गया, रेलवे हो गया, इनमें कितना अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं जीडीपी का, ठीक है। तो ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना है अपना? 30 से 32% है। और इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी ज्यादा है सार्वजनिक से, जो भी अच्छी बात है, निजी क्षेत्र की ज्यादा होनी चाहिए भागीदारी। क्या क्या प्रयास किए गए भाई? बुनियादी ढांचा वित्त पोषण, पूंजीगत व्यय में वृद्धि, 22 लाख करोड़ रुपए ये अपन ने पढ़ लिया। पीपीपी मॉडल अपनाए गए, इनविट्स और रीट्स अपन ने पढ़ लिया। एनआईपी, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, ये आगे पढ़ेंगे। पीएम गति शक्ति आगे पढ़ेंगे। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति हो गया जो आरएस में पूछा हुआ है। रेरा हो गया, बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हो गया, है ना। ये राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा स्थापित किया गया। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष, एनआईआई, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है, इसमें 49% भारत सरकार की भागीदारी है। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, भौतिक रूप से निर्माण करने से पहले आप डिजिटली एक पूरा नक्शा बना लो ताकि डिले वगैरह नहीं हो, तो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, बीआईएम, ठीक है। तो ये सब प्रयास किए जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए। ये भी मेंस के काम का है, प्री में कोई काम का नहीं है, बस ये ध्यान रख लेना। ये जो कैपेक्स है टोटल कितना है? 12.2 लाख करोड़ है। क्लियर है यहाँ तक? फिर पीपीपी मॉडल आएगा, फिर ये 2-3 वो आएंगे, उसके बाद में ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो कर देते हैं खत्म। ज़्यादा मज़ा नहीं आता ऐसे ऐसे चैप्टर को पढ़ाने के लिए, क्योंकि कुछ ज़्यादा समझाने का है नहीं ना भाई। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के बारे में बात करते हैं। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए फाइनेंस तो चाहिए, पैसा तो चाहिए, वित्त तो चाहिए। कहाँ से आएगा? रीट्स और इनविट्स से आएगा। अपन ने रीट्स और इनविट्स अच्छे से पढ़ा हुआ है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मतलब बहुत सारे लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके एक ट्रस्ट को दे दिया, वो ट्रस्ट फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर से जो कमाई होगी वो लोगों को थोड़ा थोड़ा बांट देगा। वैसे ही रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये अच्छे से मैंने आपको समझाया हुआ है। आरबीआई का प्रोजेक्ट फाइनेंस डायरेक्शन 2025 हो गया। सेबी स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, ये 500 करोड़ से घटा के इसको 50 करोड़ कर दिया गया है साइज को। फ्रेमवर्क रिड्यूस द मिनिमम असेट साइज रिलेटिव टू एग्जिस्टिंग रीट्स फ्रॉम 500 करोड़ से 50 करोड़। मतलब अब इवन छोटे प्रोजेक्ट्स में भी रीट लाया जा सकता है ताकि छोटे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो छोटे प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट कर सके। ऐसा नहीं कि भाई 500 करोड़ के प्रोजेक्ट में ही करेंगे, ठीक है। वायबिलिटी गैप फंडिंग, वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब होता है कि कोई मान लो प्रोजेक्ट है जो कि इकोनॉमिकली बहुत जरूरी है, लेकिन वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, अपने देश के लिए जरूरी नहीं है, जरूरी है। मान लो जैसे मान लो कोई बड़ा सा हाईवे बन रहा है, देश के लिए जरूरी है, लेकिन उसको बनाने वाला ठेकेदार को पक्का पता है कि इसको बनाने से मुझे नुकसान होगा, 40,000 करोड़ रुपए मैं लगाऊंगा, मुझे लगता नहीं कि 40,000 करोड़ रुपए मैं निकाल पाऊंगा। उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है? वायबिलिटी गैप फंडिंग कर देती है, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट पैसा दे देती है कि यार इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है और ये घाटे का सौदा है, इसलिए तू एक काम कर, मेरे से थोड़ा बहुत पैसा ले ले लेकिन इसको कर, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। तो प्रीलिम्स में क्या इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स में रिसीव अप टू 40% ऑफ कैपेक्स एज ए वीजीएफ ग्रांट, मतलब जितना आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो उसका 40% आपको गवर्नमेंट एज ए ग्रांट दे देती है। मान लो आप और इकोनॉमिक सेक्टर प्रोजेक्ट मतलब इकोनॉमिक सेक्टर प्रोजेक्ट जैसे हाईवे हो गया, है ना, पुलिया बना दिया आपने, या फिर कोई इंडस्ट्री खोली बड़ी सी आपने, ठीक है, तो उसमें आप मान लो 100 करोड़ रुपए लगा रहे हो और आपको गवर्नमेंट को पता है कि ये वायबल नहीं है इकोनॉमिकली, तो लगभग 40 करोड़ रुपए गवर्नमेंट एज ए ग्रांट आपको दे देगी। वहीं पे आपको यदि सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट लगाना है तो कैपेक्स का लगभग 80% आपको गवर्नमेंट दे देगी। सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट मतलब हॉस्पिटल आप खोल रहे हो, बड़ा सा स्कूल आप खोल रहे हो,
इसमें आपको पता है कि घाटा होगा ही होगा, तो कैपेक्स का 80% गवर्नमेंट ग्रांट दे देगी, ठीक है, मतलब 100 रुपए में 80 रुपए। और जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है 5 सालों के लिए, भाई आपने हॉस्पिटल खोल लिया, उसमें बिल्डिंग में पैसा लग गया, वो तो कैपेक्स हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन ऑपरेशनल इसके लिए, कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए भी तो पैसा लगेगा, स्टाफ को सैलरी देनी है, बहुत सारी चीजें, उसके लिए भी 50% गवर्नमेंट ग्रांट देती है कि भाई चलो उसको चलाने के लिए 20 करोड़ रुपए साल के लग रहे हैं, आपको 10 करोड़ रुपए गवर्नमेंट दे रही है, ताकि ऐसे प्रोजेक्ट देश में बने, ताकि ऐसे हाईवे, रेलवे, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स देश में खुले, ठीक है। तो वीजीएफ इसे बोलते हैं। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर है, 2022 का है तो पुराना हो गया। पीपीपी मॉडल, अब देखो सारा काम गवर्नमेंट ही थोड़ा ना करेगी, प्राइवेट सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, और प्राइवेट और गवर्नमेंट मिल के काम करे तो मजा ही आ जाए। क्यों? क्योंकि देखो प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा तो है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के पास लैंड एक्विजिशन के राइट्स नहीं है। मान लो कोई प्राइवेट आदमी, मान लो हाईवे बनाना चाहता है बड़ा सा, या डैम बनाना चाहता है, मान लो कोई प्राइवेट है, क्या वो लैंड एक्वायर कर लेगा? नहीं कर पाएगा, प्रोटेस्ट होंगे, लोग अपनी जमीनें देंगे ही नहीं, तो प्राइवेट आदमी नहीं कर सकता। इसके लिए गवर्नमेंट की जरूरत होती है। गवर्नमेंट तो कुछ भी करवा सकती है, गवर्नमेंट तो लोगों के खाली करवा देती है, डैम बनता है, जैसे अभी इसरदा डैम बना था, लोगों के गांव के गांव खाली करवा दिए गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट ये सब करवा सकती है। तो फिर क्या करता है, और गवर्नमेंट के पास इतना भी पैसा नहीं कि वो सारे प्रोजेक्ट वो करे, तो प्राइवेट और गवर्नमेंट के पास बहुत जगह एक्सपर्टाइज नहीं होती है, मैन पावर शॉर्टेज होती है, तो जब प्राइवेट और पब्लिक गवर्नमेंट दोनों साथ मिलकर काम करते हैं उसको बोलते हैं पीपीपी मॉडल। अब ये बहुत अलग अलग टाइप के मॉडल होते हैं, जैसे अपने पढ़ा था बूट मॉडल, बिल्ड ऑपरेट ओन एंड ट्रांसफर। होता क्या है, गवर्नमेंट बोलती है कि ये जमीन है, ये जमीन मैं एक्वायर करके दे रही हूँ तुझे, ठीक है, हाईवे के लिए, तू ही बिल्ड कर इस पे। प्राइवेट सेक्टर अडानी को बोलती है कि अडानी भाई एक काम करो, इस पे बिल्ड तुम ही करो, ठीक है, बिल्ड हो गया, इसको ओन भी तुम ही करो, अगले 30 साल तक ये तुम्हारा ही है, ओन कर लिया। ऑपरेट करो 30 साल तक तुम, इस पर टोल लगाओ, टोल नाका लगाओ और लोगों से चार्ज करो, और जब 30 साल हो गया, 30 साल में आपका खर्चा निकल जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, उसके बाद में मुझे वापस ट्रांसफर कर दो। क्यों? क्योंकि जमीन वगैरह मेरी थी ना, जो भी तुम्हारा खर्चा आया वो निकाल लो, प्रॉफिट निकाल लो, 30 साल तक ऑपरेट करके फिर मुझे ट्रांसफर कर दो। ये क्या हो गया, बिल्ड बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर, बूट मॉडल हो गया। अलग अलग टाइप के मॉडल, जैसे डीबी फोर्ट मॉडल है, डिजाइन बिल्ड, डीबी फोर्ट का फुल फॉर्म क्या है, डिजाइन बिल्ड फाइनेंस, डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर, ठीक है। गवर्नमेंट बोल रही है कि ये जमीन है, इसमें डिजाइन भी तुम ही करो, कहाँ से हाईवे निकलेगा, उसकी मोटाई कितनी होगी, कैसा टाइप का हाईवे रहेगा, ये डिजाइन तुम ही करो, फिर उसको बिल्ड कर दो, ठीक है। फाइनेंस भी तुम ही करो, पैसा हम नहीं देंगे, गवर्नमेंट बोले तुम ही फाइनेंस करो, तो फिर प्राइवेट सेक्टर बोलेगा फाइनेंस मैं ही करूंगा तो कमाऊंगा मैं, हाँ बिल्कुल कमाओ, ऑपरेट करो इसको, और फाइनली जब आपकी कमाई निकल जाए 30-40 साल बाद में, वहां में ट्रांसफर कर देना। तो बूट और डीबी फोर्ट में ज्यादा अंतर नहीं है। इसमें इसमें क्या है, गवर्नमेंट डिजाइन खुद कर रही है बूट में, प्राइवेट सेक्टर से बिल्ड कर रहा है, इसमें डिजाइन भी प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के मॉडल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बोट मॉडल होता है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। और बोट भी दो टाइप के होते हैं, एक टोल होता है, एक एन्युटी होती है। प्राइवेट सेक्टर को इन्वाइट किया गवर्नमेंट ने हाईवे बनाने के लिए, और बोला कि एक काम करो, इसको बिल्ड करो, इसको ओन करो, इसको ट्रांसफर कर देना बाद में 30 साल बाद में। तो प्राइवेट बोलेगा अच्छा बनाऊं भी मैं, इसको ऑपरेट भी मैं करूं, और तुम्हें ट्रांसफर कर दूं, मेरे क्या बचेगा? तो गवर्नमेंट बोल रही टोल दे देंगे, एक काम करो, टोल के राइट्स तुम्हें दे दिए, मतलब तुम टोल नाके लगाओ और लोगों से चार्ज करो, जो भी ट्रक जाएंगे, कारें जाएगी, और उससे कमाओ बढ़िया। तो एक मॉडल तो हो गया बोट बिल्ड ओन ट्रांसफर टोल वाला। दूसरा मॉडल क्या होता है, इसमें मान लो ट्रैफिक कम है, मान लो हाईवे चला ही नहीं, लोग यूज ही नहीं कर रहे, तो किसको नुकसान होगा? प्राइवेट सेक्टर को नुकसान होगा। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 30 साल है, 30 साल में जितना निकालना है निकाल लो, ठीक है। दूसरा मॉडल ये होता है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर एन्युटी। इसमें गवर्नमेंट बोल रही है तुम बिल्ड करो, इसको ऑपरेट तुम करो, 30 साल बाद में ट्रांसफर कर देना, लेकिन टोल तुम कलेक्ट मत करो। टोल कलेक्ट कर भी लो, लेकिन वो टोल तुम्हारा नहीं होगा, हम आपको देंगे एन्युटी, मतलब हर साल आपको, मान लो गवर्नमेंट किसी प्राइवेट प्लेयर का 300 करोड़ रुपए लग गया, ठीक है, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि अगले 20 साल तक हर महीने 1 करोड़ रुपए दे देंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो मान लो 1 करोड़ रुपए दे रहे तो 12 करोड़ रुपए हो गए, 30 साल में कितना हो गया, 32 360 करोड़ रुपए हो गए, है ना। तो 300 करोड़ रुपए तुमने लगाए थे, 360 करोड़ रुपए तुम 20 साल, मतलब 60 करोड़ रुपए निकाल के तुम ले गए प्रॉफिट का अगले 20 साल के अंदर, इस तरीके से। तो एन्युटी जो मॉडल होता है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर एन्युटी, इसमें जो मान लो ट्रैफिक कम रह गया,
तो क्या प्राइवेट सेक्टर को नुकसान होगा? क्या नहीं होगा? वो गवर्नमेंट को नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को तो हर साल मिल रहा है भाई ये 12 करोड़ रुपए, मस्त, हर महीने 1 करोड़ रुपए मिल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। उसने तो बनाया, वो ऑपरेट कर रहा है, वो तो गवर्नमेंट के ब्याज पे टोल कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देता है। अब वो टोल महीने का 1 करोड़ आए, चाहे 50 लाख आए, चाहे 5 करोड़ आए, वो उनको पकड़ा देगा कि हमें तो 1 करोड़ रुपए दे दो इसको ऑपरेट करने के। बस सीधी सी बात ये। दोबारा समझाऊं, दोनों में क्या अंतर होता है? बोट ट्रांसफर और बोट एन्युटी में, बोट टोल और बोट एन्युटी में, मान लो ये हाईवे बना, ठीक है, पीपीपी मॉडल पे। एक होता है बोट टोल। इस हाईवे को बनाने में 300 करोड़ रुपए खर्च हो गए। अब गवर्नमेंट बोल रही है कि यहाँ पे टोल लगा दो भाई, तुम यहाँ से जितने भी वाहन आ रहे जा रहे हैं उन पे टोल कलेक्ट करो। अब मान लो तुम्हारा महीने में 1 करोड़ टोल कलेक्ट हो रहा है, या 2 करोड़ है, 5 करोड़, हमें कोई मतलब नहीं। 30 साल में या 20 साल में तुम इसको हमें वापस ट्रांसफर कर देना, ठीक है। तो ये लोग टोल कलेक्ट करेंगे, अपना प्रॉफिट कमाएंगे, निकाल जाएंगे। दूसरा है एन्युटी मॉडल, कि टोल लगाओ, तुम कलेक्ट करो, लेकिन वो फीस जितनी भी कलेक्ट हुई हमें दे दो। और फिक्स हमने कर लिया कि 1 करोड़ रुपए महीने के हम आपको दे देंगे, प्राइवेट सेक्टर को। क्यों देंगे? कि तुमने बनाया इसको, तुम ऑपरेट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, इसलिए हम 1 करोड़ दे देंगे। अब महीने का टोल कितना भी कलेक्ट हो, हमें कोई मतलब नहीं उससे। तो ये मॉडल हो गया। तो ऐसे अलग अलग मॉडल होते हैं। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल क्या होता है? ये अब इसमें प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है? हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में फाइनेंस भी बढ़ता है भाई। गवर्नमेंट के पास भी इतना फाइनेंस नहीं है और उसके पास तो 40% तो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन के दौरान ही पे कर देती है हाइब्रिड एन्युटी में, और बाकी का 60% हर साल थोड़ा थोड़ा करके देती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में गवर्नमेंट पेज 40% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। मान लो ये हाईवे बन रहा है, तो 300 करोड़ का 40% कितना हुआ? 120 करोड़। 120 करोड़ तो कंस्ट्रक्शन के दौरान ही गवर्नमेंट दे देगी अडानी साहब को या अंबानी साहब को, ठीक है, कि भाई ये लो 120 करोड़ तो लो, हाईवे बन गया। अब हाईवे बनने के बाद में आप हर महीने या हर साल हमें हमसे थोड़ा थोड़ा पैसा लेते रहो, 60, बाकी का 60% हम ऐसे देंगे, ठीक है। टोल ऑपरेट ट्रांसफर, टोट मॉडल हो गया। अब ये सबके एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे दिए हुए, एग्जाम में ज्यादा काम का नहीं है, ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि भाई ये पानीपत जालंधर हाईवे जो है वो कौन से मॉडल पे, ऐसा नहीं पूछेगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा राजस्थान का आप याद कर सकते हो, जैसे जल महल है, जल महल को रिस्टोरेशन के लिए बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर एन्युटी मॉडल है, ठीक है। और राजस्थान का इंदौर हो गया, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ये भारतमाला प्रोजेक्ट, ये कौन सा है? हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पे। और जैसे पीपीपी के प्रोजेक्ट, जैसे मैंने बताया था आपको, पोर्ट है, जैसे दिल्ली वाला जो एयरपोर्ट है, ये डीएमआर नाम का एक ग्रुप है, नहीं जीएमआर नाम का एक ग्रुप है। उसमें जो हैदराबाद वाला एयरपोर्ट, मुंबई वाला जो एयरपोर्ट है, वो अडानी जी का के साथ में पीपीपी पे। अब 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, जो प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन कब आई? दिसंबर 2019, ठीक है। ये आपके शायद 2020 लिखा हुआ है, 2019 में आ गई थी, तो ये करेक्ट कर लेना आप। प्रोजेक्टेड इन्वेस्टमेंट ऑफ लगभग 111, देखो कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा यहाँ पे डिसाइड किया गया कि 111 लाख करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे फाइनेंशियल 2020 से लेकर 25 तक, ठीक है साहब। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, इसका सेक्रेटरी है जो इसको चेयर करता है। क्या करना है? 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें बनानी है। क्या बन गई? क्या नहीं बनी? क्या गवर्नमेंट के टारगेट हमेशा पूरे होते? नहीं होते। क्या आपके टारगेट हमेशा पूरे होते? नहीं होते टाइम पे। क्या मेरे टारगेट हमेशा पूरे होते टाइम पे? नहीं होते। लेकिन क्या गवर्नमेंट काम करना बंद कर देती? नहीं करती। क्या मैं काम करना बंद कर दूंगा? नहीं करूंगा, है ना। चाहे इकोनॉमिक्स के लेक्चर थोड़े डिले हो जाए, लेकिन लाऊंगा फाइनली। ठीक वैसे ही आप प्लान बनाओ, रीप्लान करो चीजों को। कभी टारगेट छूट जाए तो कोई बात नहीं, टारगेट बनाना बहुत जरूरी है, और फिर उन पे दोबारा काम करना स्टार्ट कर दो। मान लो 2025 तक 5 ट्रिलियन नहीं हुई तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट दोबारा टारगेट बनाएगी। ऐसे ही देश प्रगति करता है, ऐसे ही कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रगति करती है, ऐसे ही कोई स्टूडेंट प्रगति करता है, ठीक है। टू बूस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, सेंटर स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। 39-22 अब ये जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में जो पैसा आएगा वो कहां से आएगा? 111 लाख करोड़ रुपए। इसमें 100 रुपए में से 39 रुपए तो देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, 39 रुपए देगी स्टेट गवर्नमेंट, और बाकी के 22 रुपए कौन देगा? प्राइवेट सेक्टर देगा, ताकि सबका पैसा आके इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है? 111 लाख करोड़ रुपए इंपॉर्टेंट है, 39-22 इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2019 में आई है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी करनी है 2025 तक, इसका टारगेट था, ओरिजिनल टारगेट। अच्छा, अब पैसा कहाँ कहाँ जाना चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज्यादा जाना चाहिए। हाईवे बना दिया आपने, रेलवे बना दी, रोड बना दिए, ठीक है। उसके बाद में एनर्जी सेक्टर पे जाना चाहिए आपने, थर्मल पावर प्लांट खोल दिया, न्यूक्लियर पावर प्लांट खोल दिया, सोलर पावर प्लांट खोल दिया।
और फिर वाटर एंड सैनिटेशन में जाना चाहिए, ठीक है। एनर्जी, रोड, अर्बन और रेलवे मिला के 70%। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आते ही है कि सबसे ज्यादा आउटले जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में रखा गया है, वो किसका रखा गया है? एनर्जी का रखा गया है कि नहीं? ट्रांसपोर्टेशन का। उसके बाद में एनर्जी है और उसके बाद में वाटर एंड सैनिटेशन है, ठीक है। और एनर्जी, रोड, रेलवे प्लस अर्बन डेवलपमेंट को मिला के 70% प्रोजेक्ट, टोटल प्रोजेक्ट का खर्चा होगा, ठीक है। ठीक है, इसमें सोशल और इकोनॉमिक प्रोजेक्ट दोनों ही कवर्ड है। इकोनॉमिक प्रोजेक्ट अपने देख लिए, रोड, रेलवे वगैरह, और सोशल प्रोजेक्ट मतलब जैसे ये क्या नाम है, हॉस्पिटल, ये सब क्या नाम है, स्कूल्स वगैरह हो गया, एजुकेशन वगैरह हो गया, ठीक है। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, पीएमजी समझाऊं क्या? कुछ नहीं यार, जितने भी एनआईपी के अंदर जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं ना, उनका एक पोर्टल बन गया कि कौन सा प्रोजेक्ट किस स्टेट में कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, ताकि प्राइवेट सेक्टर निवेश करे तो उसे पता तो होना चाहिए ना। तो पीएमजी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की वेबसाइट पे आप जाओगे, स्टेट सेलेक्ट करोगे तो आपको पता लग जाएगा, अच्छा यहाँ पे हाईवे बन रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है, तो ताकि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर सके, ठीक है। 500 करोड़ से ऊपर में ताकि वो भी हो जाए, क्या नाम है, एक तरीके से गवर्नमेंट के जो अप्रूवल है वो जल्दी से मिल जाए, ठीक है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन कब? 23 अगस्त 2021 को अनाउंस की गई। अब देखो, गवर्नमेंट 39 तो बोल दिया गवर्नमेंट ने, अभी 39 रुपए गवर्नमेंट के पास कहां से आएंगे भाई? मोनेटाइजेशन तो करना पड़ेगा, पैसा कहां से आएगा? तो गवर्नमेंट ने कहा कि यार हमारे पास भी तो बहुत सारे एसेट पड़े हुए, इनको मोनेटाइज करो, इनको प्राइवेट सेक्टर को दो, इनसे जो पैसा है वो लगाओ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में। अब गवर्नमेंट के पास क्या क्या पड़ी है? गवर्नमेंट के पास बहुत सारी जमीनें पड़ी हुई है, जैसे रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के आसपास कितनी जमीनें खाली पड़ी हुई है, पड़ी हुई ना। इनके ऊपर आपने इनको प्राइवेट सेक्टर को लीज पे दे दिया कि अगले 100 साल तक अडानी इस जमीन का उपयोग कर सकता है। अडानी भाई साहब ने ये खरीदी, गवर्नमेंट को पैसा दे दिया, और अडानी भाई साहब ने सोलर प्लेट्स लगा दी इसके ऊपर, पूरे रेलवे लाइन के अगल बगल में सोलर प्लेट्स लगा दी। अडानी भाई को जमीन मिल गई बढ़िया, अडानी भाई बढ़िया 30-40 रुपए पैसे पर यूनिट में बिजली का उत्पादन कर रहे हैं और बेच रहे हैं 4 रुपए पर यूनिट में, है ना, 10 गुना में ज्यादा बेच रहे हैं, मस्त अडानी कमा रहे हैं। गवर्नमेंट की जो जमीन खाली पड़ी थी उसका रेंट दे रहे हैं, बढ़िया, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया। इसको बोलते हैं मोनेटाइजेशन। आपके पास कोई भी एसेट पड़ा है, उसको आप जरूरी नहीं बेचो ही सही, आपको रेंट पे दे सकते हो, आप उसका कुछ स्टेक बेच सकते हो। जैसे डिसइन्वेस्टमेंट भी एक मोनेटाइजेशन का टाइप हो गया कि गवर्नमेंट के पास एलआईसी है, गवर्नमेंट के पास ओएनजीसी है, उसका थोड़ा सा स्टेक बेच दिया, गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया, उस पैसे को नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो 111 लाख करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट था ना, अभी पड़ा था, उसमें लगा दिया। तो इस तरीके से चीजें होती है। अब मोनेटाइजेशन के लिए कौन कौन से गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज? रोड से, तो 27% जो है वो रोड से आना चाहिए पैसा। रेलवे है, पावर है, ऑयल एंड नेचुरल गैस है, टेलीकॉम है। रेल और रोड मिला के लगभग 52% टोटल एनएमपी का वैल्यू बनाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन? रोड, फिर रेलवे, फिर पावर। आरआर पोर्ट, ये ध्यान रखना, आरआर पोर्ट, रोड, रेलवे, पावर, ऑयल एंड गैस एंड टेलीकॉम, ठीक है सर। टारगेट 6 लाख करोड़ रुपए 2025 तक जुगाड़ने हैं, ठीक है। मैकेनिज्म्स क्या क्या होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, बिल्कुल पैसा गवर्नमेंट के पास आ सकता है। वैसे भी टोल ऑपरेट ट्रांसफर रोड्स के लिए बिल्कुल आ सकते हैं। लीजिंग आउट, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को लीज कर दिया, पूरे स्टेडियम को ही प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, उससे पैसा आया, लीज कर दिया 100 साल के लिए कि आप तो हमें हर साल की तनख्वाह दे देना। सेलिंग ऑफ स्टेक्स, मान लो दिल्ली एयरपोर्ट है, मुंबई एयरपोर्ट है, उनमें अपना शेयर बेच दिया गवर्नमेंट ने, उससे पैसा आया, उसको आगे घुमा दिया। लैंड मोनेटाइजेशन एट पोर्ट्स, गवर्नमेंट के पोर्ट्स होते हैं, इसमें ये लैंड है, इसको अडानी को दे दी कि भाई पोर्ट्स में बहुत लैंड होती है, बहुत जमीन होती है, कि भाई ये 50 एकड़ अडानी को दे दी। अडानी उसके बदले में पैसे दे रहा है गवर्नमेंट को, रेंट दे रहा है, उस पैसे को नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में घुमा दिया। तो इस तरीके से गवर्नमेंट पैसा जुगाड़ती है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के जरिए, ठीक है। पीएम गति शक्ति, ये भी समझ लेते हैं भाई, कुछ नहीं है, हिंदी में पढ़ लेता हूँ मैं। पीएम गति शक्ति, नहीं तो आप गालियां दोगे भी हिंदी वाले, ठीक है। पीएम गति, हेलो हेलो, ठीक है। पीएम गति शक्ति क्या होता है? देखो, होता क्या है कि आपके गांव में रोड बनी, 6 महीने पहले रोड बनी थी, 6 महीने में नहीं लगते, 2 महीने पहले रोड बनी थी, और फिर वाटर डिपार्टमेंट को याद आया कि अरे आपके गांव में तो पानी की पाइपलाइन जानी है, उस रोड को खोद के पानी की पाइपलाइन डाल दी। अब वो रोड टूटी हुई है पिछले 6 महीने से, क्यों? क्योंकि जो पंचायत, उसने तो रोड बना दी थी, पंचायत का काम तो खत्म हो गया था, अब रोड तोड़ दी गई पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए, चलो ठीक है, उसको भी भर दिया गया। थोड़े दिनों बाद में बिजली विभाग जागा कि अरे यार यहाँ से तो
अंडरग्राउंड बिजली की लाइन जाएगी, फिर रोड खोद दी थोड़े दिनों बाद में, ये दिक्कत हो गई। थोड़े दिनों बाद में थोड़ी आपका जो गांव है थोड़ा सा अपग्रेड हो गया, वहाँ पे इसकी एलपीजी गैस की पाइपलाइन बिछनी है या फिर खंबे लगने हैं ऊपर बिजली के, ये सब दिक्कतें होती है। एक ही रोड को 5-5 बार तोड़ा जाता है। इस दुविधा से बचने के लिए आया पीएम गति शक्ति योजना। इसमें क्या किया गया कि यार पहले प्लानिंग करो यार ढंग से, एक काम करो, सारी चीजें एक जगह लाओ, एक पाइपलाइन बनाओ कि सबसे पहले पंचायत राज डिपार्टमेंट बोलेगा कि दिसंबर 2026 के अंदर मुझे यहाँ पे रोड बनानी है, ठीक है साहब। जलदाय विभाग बोलेगा कि यार मुझे यहाँ पे अगले साल 2027 के अंदर मुझे भी लेट्स से कि मुझे भी 2026 के अंदर एक पाइपलाइन बिछानी है, ठीक है साहब, 2026 के अंदर पाइपलाइन बिछानी है पानी की। सीवरेज वाला जो डिपार्टमेंट है वो बोलेगा कि यार मुझे भी एक सीवर लाइन बिछानी है यहाँ पे 2026 के अंदर ही। ये सब ने वहां पे अपना काम डाल दिया कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। अब या तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए या फिर वहीं पे मैनुअली आप उनको अरेंज करोगे कि एक काम करो यार, सबसे नीचे तो सीवरेज वाली पाइपलाइन होनी चाहिए, तो सीवर वाले जो डिपार्टमेंट है, वाटर एंड सैनिटेशन वाले डिपार्टमेंट, उसको बोलेंगे कि एक काम कर, सबसे पहले तू बिछा, तो सबसे पहले इसका नंबर लिया जाएगा। उसके ऊपर फिर पानी की पाइपलाइन आएगी, उसके ऊपर एलपीजी वाली पाइपलाइन आएगी, उसके ऊपर फिर रोड आएगी, उसके ऊपर फिर जो लैंडस्केपिंग वगैरह गार्डनिंग वगैरह आएगी। इस तरीके से जब प्लानिंग की जाती है ना, तो एक ही काम को 70 बार नहीं करना पड़ता, इफिशियंसी बढ़ती है। यही है पीएम गति शक्ति योजना। इसमें क्या होता है, भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस आधारित इसरो के सहयोग से इसमें एकीकृत नियोजन और समन्वित कार्यान्वयन, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के द्वारा कार्यान्वयन होता है। तो पहले पाइपलाइन बिछी, फिर रोड बनी और फिर उसके ऊपर खंबे लगे बिजली के, है ना। तो डेटा लेयर्स होती है, अलग अलग लेयर्स हो गई, उनको अरेंज किया जाता है एआई के माध्यम से, और फिर अब पहले ये काम करो, पहले ये काम करो। तो ऐसे 43 मंत्रालयों और विभाग और 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लगभग 1950 डेटा पड़ते हैं। अलग अलग डेटा है, कोई रोड बनाने के लिए बोल रहा है, कोई क्या बनाने के लिए, कोई क्या बनाने के लिए बोल रहा है, कोई क्या बनाने के लिए बोल रहा है ना। अब जैसे यहाँ से जरूरी थोड़ा ना है कि भाई एक गाँव से सिर्फ पंचायत का ही काम होगा, इस गाँव में किसी पीएसयू का भी काम हो सकता है, क्योंकि ओएनजीसी है, मान लो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी अपनी लाइन बिछानी चाह रही है, किसी गाँव से जा रही है, तो अब पंचायत के पास इतनी कहां पावर है कि वो ओएनजीसी के अधिकारियों से बात कर ले, नहीं कर सकता ना। लेकिन इस पोर्टल पे पंचायत अपना काम डाल देगा, ओएनजीसी वाली भी अपना काम डाल देंगे, अपने आप ही अरेंज हो जाएगा कि यार पहले ओएनजीसी की पाइपलाइन बिछने दो, फिर पंचायत का काम होगा। तो बेहतर कार्यान्वयन होता है, बेहतर समन्वय होता है, ठीक है। बस यही है। इसमें 7 इंजन है, सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जलमार्ग, लॉजिस्टिक और जल परिवहन, ठीक है साहब। तो कोई बड़ी बात नहीं इसमें। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति, अब ये क्योंकि मेंस में पूछा जा चुका है तो दोबारा पूछाएगा नहीं, एक बार मोटा मोटा देख लेना, बाकी ज़्यादा वो नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अब। ये इंपॉर्टेंट था मतलब, लेकिन अब नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखना, लीड्स लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2025, ये पहली बात तो कौन रिलीज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रिलीज करता है। 2025 में 7वीं एडिशन था इसके रिपोर्ट का, ठीक है। 4 टियर कैटेगराइजेशन लीड्स में कौन कौन से एग्जाम्पलर स्टेट होंगे, कुछ हाई परफॉर्मर स्टेट होंगे, कुछ एक्सलेटर होंगे, कुछ ग्रोथ सीकर होंगे। ये आपके किताब में नहीं होगा, ऐड कर लेना आप, है ना। जैसे ये जगह है ना, यहाँ पे ऐड कर लेना, या फिर ऊपर यहाँ पे ऐड कर लेना। लीड्स में 2025 में 7वां एडिशन था। 4 कैटेगरी के स्टेट होते हैं जो बहुत तगड़ा कर रहे हैं, उनको एग्जाम्पलर बोलते हैं कि या तो दूसरों के लिए एग्जाम्पल है ये। तो हाई परफॉर्मर होते हैं, फिर एक्सलेटर होते हैं, ग्रोथ सीकर होते हैं। अलग अलग कैटेगरी बना रखी है, जैसे बड़े स्टेट हो गए, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गए, है ना, ये सब स्टेट्स हो गए। इनमें एग्जाम्पलर में कौन कौन है, तमिलनाडु, कोस्टल में एग्जाम्पलर में तमिलनाडु है। बढ़िया परफॉर्म कौन कर रहा है दूसरों के लिए एग्जाम्पल, कोस्टल स्टेट्स में तमिलनाडु है, लैंडलॉक्ड स्टेट में यूपी है, और नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम है, और यूटी के अंदर दिल्ली एग्जाम्पलर है। तो एक तो ये चारों याद रखने अपने को। लीड्स इंडेक्स है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। 2025 में 7वां इसका एडिशन आया था। एग्जाम्पलर, हाई परफॉर्मर, एक्सलेटर और ग्रोथ सीकर, ये 4 कैटेगरी के स्टेट होते हैं। राजस्थान क्या है, ग्रोथ सीकर है। ये लास्ट वाला है, राजस्थान अभी ग्रोथ सीकर में है, ठीक है। लैंडलॉक्ड स्टेट में ग्रोथ सीकर के अंदर है। तो लास्ट वाली कैटेगरी में आता है लॉजिस्टिक के मामले में, है ना। और एग्जाम्पलर में उधर कोस्टल स्टेट्स की बात करें तो तमिलनाडु टॉप पे, यूटीज की बात करें तो दिल्ली टॉप पे, लैंडलॉक्ड की बात करें तो यूपी टॉप पे, और नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो मिजोरम टॉप पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है अपने को। क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं अर्बनाइजेशन पे। इसमें भी कुछ नहीं है, मोटा मोटा देखो, ये प्री के लिए तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं बता दूं आपको।
ये सब मेंस की इंपॉर्टेंट है कि भाई खुद का रेवेन्यू के सोर्स नहीं होते म्यूनसिपैलिटीज के पास या अर्बन बॉडीज के पास में, वो स्टेट गवर्नमेंट के बजट पे डिपेंडेंट होती है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर फ्रेगमेंटेड है। जयपुर है, जयपुर के अंदर नगर निगम भी है, जयपुर के अंदर जेडीए भी है, जयपुर डेवलपमेंट, जयपुर के अंदर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड भी है, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं बहुत बार। तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर सही नहीं है। लो फ्लोर स्पेस इंडेक्स। फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या होती है कि एक जमीन है, इसके ऊपर कितने फ्लोर है, तो जितने ज्यादा फ्लोर स्पेस इंडेक्स होगा उतना ही अच्छा बात है, ताकि बाकी का जो स्पेस है वो गार्डन बनाने में यूज हो जाए, है ना। जब भाई हाई राइज बना दिया आपने, 20 मंजिल की बिल्डिंग बना दी, तो एक तो आपको इतनी सारी लैंड चाहिए थी 50 घर बनाने के लिए, एक आपने इतनी सी लैंड पे 50 फ्लोर बना दिए, तो 50 परिवार इसमें रह रहे, और बाकी की जो जगह है उसमें पार्क बना दिया, मंदिर बना दिया, हॉस्पिटल बना दिए, ठीक है, जिम बना दिया, ओपन जिम बना दिया। इससे क्या हुआ, लाइफ क्वालिटी बढ़ती, क्योंकि जमीन तो लिमिटेड है। तो इसलिए सिंगापुर जैसे डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं ना, उनमें फ्लोर एरिया इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। फ्लोर स्पेस इंडेक्स जैसे सिंगापुर में कितना ये 25 है। एक मिनट, अच्छा आज ये बीमारी वापस लगी है, डिलीट ये वो नहीं हो रहा, ठीक है कोई बात नहीं। तो और जबकि बेंगलोर में कितना है, 4 ही है। तो जितना ज्यादा फ्लोर स्पेस इंडेक्स होगा उतनी अच्छी बात है ताकि आप एक के ऊपर एक बिल्डिंग बनाते जा रहे हो, बाकी स्पेस को यूटिलाइज आप कर सकते हो। कंजेशन है बहुत ज्यादा, 117 घंटे लग जाते हैं बेंगलोर में एक साल में, सिर्फ ट्रैफिक के अंदर ही। बताओ, पूर सिविक सेंस अमंग पीपल, जुआ केसरी, कहीं भी पीक थूकते रहते, कितनी भी अच्छी, देखो कोई भी कंट्री, कोई भी शहर सभ्य या स्वच्छ तभी रह सकता है, गवर्नमेंट कितने भी एफर्ट मान ले, यदि सिविक सेंस लोगों में नहीं है तो। कचरा आप फेंक देते हो कहीं पे भी, आप गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स में जाके देखना, कोई भी कोना होगा ना उसमें पूरा वो मिलेगा आपको, केसरिया कलर का मिलेगा, जुबा केसरी वाला, ठीक है। ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, सिग्नल्स को तोड़ रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट कितनी कितनी क्या करे, ठीक है। मतलब ये एक्चुअली कल्चर पे बहुत डिपेंड करता है। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊं मैं आपको, एक बार पहले मैंने सुनाई थी कि जैसे आईआईटी दिल्ली में गए ना, तो वहां पे कैंपस वगैरह इतना शानदार है, क्लीनिंग इतनी रहती है, क्लीनलीनेस इतनी रहती है, स्वच्छता इतनी रहती है कि आप कचरा फेंकने का मन ही नहीं करता। तो भाई हम तो पहले गांव से गए हुए थे, तो जैसे चिप्स खाया फेंक दिया रोड पे ही। कभी किसने बताया, मतलब कौन सिविक सेंस बताएगा। लेकिन वहां पे 1-2 साल रहे तो बहुत चीजें चेंज हुई, मतलब आप फेंक ही नहीं सकते, आपको शर्म आएगी। भाई बाहर जो कंट्रीज है वो इतने अच्छे क्यों है, क्योंकि वहाँ पे कल्चर ही वैसा बन गया है, आप फेंक ही नहीं सकते। यही लोग बाहर जाके सिविक बन जाते हैं, इंडिया वाले लोग ही, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कल्चर ही वैसा ही। तो जैसे आप आईआईटी दिल्ली कैंपस में एंटर करोगे, आपको कचरा फेंकने का मन नहीं करेगा, इतना ग्रीन सा कैंपस है, बिल्कुल स्वच्छ कैंपस है, तो आदत पड़ गई। तो एक बार मैं दिल्ली से घर आया, अपने बस स्टैंड पे उतरा बस से, मैंने देखा कि एक महिला ने अपने बच्चे को केला खिलाया और वो केला फेंक दिया बाहर बस से। मुझे बहुत अजीब लगा, बहुत बुरा लगा, क्योंकि अब मेरी आदत पड़ गई थी कि भाई ऐसा केला या कोई भी चिप्स या कोई भी पैकेट ऐसे बाहर नहीं फेंकना होता है, डस्टबिन में फेंकना होता है। तो मेरा और उस महिला का आई कांटेक्ट हुआ और मैंने वो उठाया केले का छिलका। अब मैं फिर रहा हूँ इधर उधर डस्टबिन के लिए, अब वो महिला मुझे देख रही कि क्या करेगा केले के छिलके का। वो तो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि यार ये डस्टबिन में फेंकने के लिए उठाया है, उसे लगा कि पता नहीं क्यों उठाया है, ठीक है। वो देख रही है मुझे कि क्या करेगा क्या करेगा, मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, मुझे डस्टबिन नहीं मिल रहा। फाइनली मुझे उस केले के छिलके को, मतलब फाइनली फेंकना ही पड़ा, क्योंकि वो दूसरे का झूठा वगैरह था तो मैं बैग वगैरह में डाल नहीं सकता था, तो मुझे फेंकना ही पड़ा। वो महिला कन्फ्यूज़ थी कि इसने उठाया फिर बाद में फेंक दिया। तो समझ रहे हो कि दोनों ही ज़रूरी है। एक तो सिविक सेंस ज़रूरी है कि वो महिला अपने बैग में रख सकती थी। जैसे मेरे बैग के पॉकेट में आप कभी भी मिले ना, तो कुछ न कुछ पड़ा रहता है, टिश्यू पेपर वगैरह, कुछ न कुछ वो जो साइड वाला जो बॉटल वाला जो वो होता है ना, उसमें उसमें कुछ न कुछ कचरा टाइप से पड़ा होगा। कि मैं कहीं भी बाहर, क्योंकि डस्टबिन मिलते नहीं है अपने यहाँ पे, तो कहीं बाहर नहीं फेंकता, फिर घर जाके डस्टबिन में उसको डाल देता हूँ। तो एक तो लोगों में सिविक सेंस होनी चाहिए, प्लस गवर्नमेंट को भी इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत क्रिएट करना पड़ेगा कि भाई बस स्टैंड्स वगैरह हो गए जहाँ पे डस्टबिन होना चाहिए। डस्टबिन दिखेगा तभी तो, अब यहाँ पे तो डस्टबिन ही चोरी हो जाते हैं, बताओ। तो इंडिया भाई धीरे धीरे इंप्रूव होगा चीज़ें, और इन सब का एक ही सॉल्यूशन है, लिटरेसी। धीरे धीरे जैसे जैसे लोग लिटरेट होते जाएंगे, अच्छी कॉलेजेज में पढ़ेंगे, अच्छे टीचर्स के साथ पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे सिविक सेंस डेवलप हो जाता है, ठीक है। एफर्ट्स टू इंप्रूव लाइफ स्टाइल, अर्बन लाइफ स्टाइल, अब ठीक है यार, ये सब मेंस की बातें। मेट्रो रेल पॉलिसी आई, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मैंने आपको बता दिया, नमो भारत कॉरिडोर, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर। अब ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नमो भारत कॉरिडोर कितने किलोमीटर का है, 55 किलोमीटर का है, दिल्ली को गाजियाबाद और मेरठ से जोड़ना है, ठीक है। टोटल प्रपोज लेंथ 82 किलोमीटर की है, ऑपरेशनल अभी 55 किलोमीटर है, मैक्सिमम डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर है,
फंडिंग पैटर्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 20% है। पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स जैसे भाई क्या नाम है, मेरिट में यूपी हो जाएगा तो 20% है। और मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक कौन कौन से, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये तीनों की भागीदारी है 60% की। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। पीएम ई बस सेवा स्कीम 20,000 करोड़ सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंट पीपीपी मॉडल पे 14 स्टेट और 4 यूटीज में। ठीक है, अमृत हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, ये भी अपने प्री का काम का नहीं है। स्मार्ट सिटी मिशन, अच्छा हाईएस्ट स्मार्ट सिटी कहाँ है, यूपी के अंदर है। राजस्थान में 4 है अपने को पता है, जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, कोटा हो गया, उदयपुर हो गया। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं स्मार्ट सिटी में भाई, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी होनी चाहिए, पेवमेंट्स होने चाहिए, पार्क होने चाहिए, है ना, ट्रैफिक फ्री वो होना चाहिए, मतलब रोड्स ट्रैफिक फ्री होनी चाहिए, सब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, हॉस्पिटल्स वगैरह, स्मार्ट एनर्जी, है ना, जिसमें एलईडी वगैरह, रोड लाइट्स वगैरह होनी चाहिए, ये सब स्मार्ट सिटी में आता है, कोई ज़्यादा बड़ी बातें नहीं है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 2022-23 में 10,000 करोड़ का, नेशनल हाउसिंग बैंक, ये अभी ऊपर पढ़ाई था अपन ने। अर्बन चैलेंज फंड हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये किसने बनाया वो इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में। इसमें टॉप 3 सिटीज कौन है, सबसे ऊपर है पुणे, फिर नवी मुंबई, फिर ग्रेटर मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र की ये तीनों सिटीज टॉप लिविंग में, क्योंकि पुणे में तो यार देखो वेदर भी अच्छा होता है और वहाँ पे ट्रैफिक वगैरह भी ज़्यादा नहीं है, तो लिविंग के लिए बहुत अच्छी है। तो पुणे, मुंबई, मुंबई, पुणे, नवी मुंबई, ग्रेटर मुंबई। कौन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स कौन निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, अब ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। भू भारती पोर्टल किसका है, तेलंगाना गवर्नमेंट का है। और भू सुरक्षा स्कीम किसकी है, कर्नाटका गवर्नमेंट की है। ये सीधे सीधे मैच द कॉलम में या वैसे पूछ लेगा कि भू सुरक्षा स्कीम किसकी है, तेलंगाना गवर्नमेंट की नहीं, तेलंगाना की नहीं, किसकी है, कर्नाटका गवर्नमेंट की है। इसमें वही है, भू से रिलेटेड तो जमीन के रिकॉर्ड वगैरह होते हैं, एक जगह होते हैं पट्टे वगैरह, ताकि लोगों को स्टे वगैरह नहीं मिले, लोग अच्छे से रह पाए। ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, स्टाम्प डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सबको इंटीग्रेशन हो जाता है। तो भू भारती किसका है, तेलंगाना का है। भू सुरक्षा किसका है, कर्नाटका का है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बिग, ये सब कंक्लूजन वगैरह मेंस के लिए आप पढ़ लेना। 6C हो गया, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉमन होना चाहिए, मतलब कॉमन लोगों के लिए होना चाहिए, आम लोगों के लिए होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, जैसे रेलवे को उससे जोड़ दिया, हाईवे से जोड़ दिया, है ना। कन्वीनियंट होना चाहिए, कंजेशन फ्री होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और कटिंग एज होना चाहिए, ये 6C है ना। ये मैंने इधर भी कंक्लूजन दे दिया होगा। तो ये कंक्लूजन वगैरह आप मेन से पहले अच्छे से पढ़ लेना, ताकि आपके 1 नंबर की बढ़ोतरी हो जाएगी आंसर में। ठीक है, SDG 9 हो गया, विकसित भारत हो गया, ये सब अब आप पढ़ लोगे, इतने मैच्योर आप हो गए हो। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं भाई, देखो आणविक ऊर्जा के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री गति शक्ति अपन ने पढ़ लिया, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति पिछले साल भी पढ़ाया था, इस साल भी पढ़ लिया। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत उद्योग और अवसरों से संबंधित प्रमुख उपाय क्या क्या है, पढ़ लिया अपन ने आराम से, है ना। भारतमाला परियोजना क्या है ना। आधारभूत ढांचे में निवेश की समस्या होता है, भविष्य की आवश्यकताओं पर, वही है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें अपन लिख के आएंगे। देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सड़क विकास के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए, पहले 20 नंबर क्वेश्चन आते हैं 2013 में, तो इसमें सड़क में सारी चीजें अपन कर देंगे, प्रधानमंत्री का सड़क योजना और ये सब चीजें ना, ये सब आप कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। इससे तो आप यूपीएससी का पेपर सोल्व कर सकते हो, अभी कल परसों यूपीएससी का मेंस हुआ था, तो इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो आई थिंक अब ये लंबा हो जाएगा, तो अपन इसी पे रोकते हैं। फिर जो 12वां लेक्चर है सर्विस एंड सेक्टर एंड ई कॉमर्स, ये मैं अलग ही ले लूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है वैसे, बट मैं अलग ही ले लूँगा। ठीक है, ओके जी, लगे रहो और कमेंट जरूर कर देना कंप्लीट हो गया हो तो, उससे क्या होगा, मेरे ऊपर भी कंपल्सन है कि उसको मैं जल्दी जल्दी खत्म करता हूँ। ठीक है, बाकी तो बस मस्त रहना है, खुश रहना है और लगे रहना है, यही जीवन है, बिजी रहना ही जीवन है, आगे बढ़ते जाना है, हेल्दी कंपटीशन करना है एक दूसरे से, नेगेटिव कंपटीशन नहीं करना है, घर परिवार पे बात करते रहना है, और तो क्या ही है।